चलो अपन स्टार्ट करें। ठीक है। अभी हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर देखा था दैट इज कस्टम्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है। इंट्रोडक्शन पूरा हम लोगों ने लिया कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, टोटल 17 चैप्टर्स में क्या क्या है वो हम लोगों ने देखा। ठीक है। वी स्टार्टेड विद द लेवी एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी और हम लोगों ने क्या बोला कि देयर आर थ्री स्टेजेस। पहला अपने को लेवी करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी, दूसरा अपने को असेसमेंट दैट इज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और तीसरा दैट इज कलेक्शन, एक्चुअली पैसा कलेक्ट होगा। ठीक है। लेवी कैसे डिसाइड होता है? लेवी डिसाइड होता है कि भाई गुड्स जो है, जैसे मैंने बताया कि इंपोर्ट है, इंपोर्ट विल स्टार्ट व्हेन द 12th नॉटिकल माइल क्रॉसेस। 12th नॉटिकल माइल जैसे क्रॉस किया इंपोर्ट चालू हो गया। खत्म कब होगा? जब बिल ऑफ एंट्री फाइल हो। करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है। दूसरा एक्सपोर्ट कब शुरू होगा? एक्सपोर्ट शुरू होगा जब अपना बेस लाइन छोड़ दिया, बट खत्म कब होगा? जब 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस। समझ में आया? उसके बाद तुम्हारा गुड्स सामने पहुंचे नहीं पहुंचे हमको कोई फायदा नहीं पड़ता। समझ में आया? ठीक है। तो ये जो लेवी है ना, वो लेवी डिसाइड करते हैं कि भाई गुड्स क्या है, उसके ऊपर कोड क्या है, मतलब एचएसएन कोड है या एसएससी कोड है। देयर आर टू कोड्स। एचएसएन कोड जो है जो अपने जीएसटी के अंदर किसके लिए है? गुड्स के लिए है। वो यहाँ से ही आता है। कस्टम्स टैरिफ एक्ट में एचएसएन कोड दिया हुआ है, और वही कोड जीएसटी भी यूज करता है। वही कोड कौन यूज करता है? जीएसटी भी वही कोड यूज करता है फॉर गुड्स। ठीक है। सर्विसेज के लिए व्हाट इज जीएसटी क्या यूज करता है? एसएससी कोड यूज करता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड यूज करता है। ठीक है। अब यहाँ पे तो अपना सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पे हम कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 का जो पार्ट है उसके हिसाब से और कस्टम्स एक्ट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से देखेंगे लेवी कब लगाना है। ठीक है। जब बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा जनरली लेवी तब लगता है। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है। ड्यूटी इन रम में तो हम लोगों ने बात किया कि भाई गुड्स के ऊपर लगता है, पर्सन के ऊपर नहीं लगता है। मैं जाऊँ तू जाए ड्यूटी सेम लगेगी। ठीक है। सेकंड असेसमेंट दैट इज एक्चुअल क्वांटिफिकेशन, कितना क्वांटिटी ऑफ गुड्स आया, कितना कैलकुलेशन हुआ। कुछ गुड्स स्टोलन हो सकते हैं, थेफ्ट हो सकती है, खराब हो सकते हैं गुड्स, वो सब चीजें भी पॉसिबल है। वो सब चीजें भी पॉसिबल आप लोगों का है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं? उसका असेसमेंट करते हैं। दैट इज ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। एंड थर्ड इज कलेक्शन। कलेक्शन इज नथिंग बट पेमेंट ऑफ द ड्यूटी, दैट इज ड्यूटी को हम लोग किस तरह से कलेक्ट करेंगे। ठीक है। जनरली अपने वही मोड्स है, इलेक्ट्रॉनिक एनईएफटी मोड्स है, ओवर द काउंटर के भी मोड्स है, बट दैट इज लिटरली थोड़ा सा कम रहेगा। अभी सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में मोड ये हम लोगों ने देखा था। चार्जिंग सेक्शन जो अपने पूरे कस्टम्स एक्ट का हार्ट है बेसिकली, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा तो पूरा कस्टम्स ही आपको एप्लीकेबल नहीं है। तो चार्जिंग सेक्शन अपने को क्या बोलता है कि जो भी गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होगा और जो भी गुड इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, दोनों के ऊपर आप लोगों का कस्टम्स ड्यूटी लगेगी। ठीक है। ड्यूटी जो है वो गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे है। तो इट डज नॉट डिपेंड कि वो एक नॉर्मल पर्सन कर रहा है या वो गवर्नमेंट कर रहा है। सब्जेक्ट टू सर्टेन एग्जाम्पशन, बेसिकली वो तो अपने रहेंगे। ठीक है। उसके अलावा बाकी के जितने भी गुड्स है वो चीजों पे आप लोग को ड्यूटी लगेगा। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है। एग्जाम्पशंस भी है आप लोगों के, स्पेसिफिक एक्सेप्शंस है। पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कोस्टल गार्ड, अगर ये लोग अगर कुछ मंगाते हैं तो इन दैट केस उनके ऊपर तो नहीं कर सकते ना। आर्म्स एंड एमिनिशन वगैरह अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल रशिया से हमने रफाल जेट्स को इंपोर्ट किया। ठीक है। तो दीज वर आल्सो व्हाट? इंपोर्ट गुड्स है, बाहर से हम इंडिया में लेके आए, बराबर है। बट वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का व्हाट इज की एग्रीमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको मंगाया था, तो उसको एग्जेम्पशन देके रखा है, तो शायद रफाल के ऊपर नहीं लगा रहेगा नोटिफिकेशन लगा के कि भाई नहीं नहीं ये चीजों पे नहीं लगेगा। जनरल गवर्नमेंट गुड्स अगर कोई मंगाती है तो उसके ऊपर आप लोग को बाय डिफॉल्ट कस्टम ड्यूटी लगेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पुलिस का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, कोस्टल गार्ड्स का है, नेवी का है, तो इनके लिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशंस के नोटिफिकेशंस है, उसके हिसाब से वो एग्जेम्पशंस आप लोगों को मिल जाएंगे। इसलिए विद दिस पार्ट, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज था, यहाँ पे हम लोग रुके थे और हमने यहाँ तक खत्म किया था लास्ट लेक्चर। ठीक है। हमने क्या बोला था? इंपोर्ट फॉर होम कंजम्पशन। तो मैंने आपको बोला था कि होम कंजम्पशन को नाम की तरफ से मत, होम मतलब यहाँ पे क्या होगा? इंडिया। ठीक है। तो अगर आप वो गुड्स को कस्टम से क्लियर करवाते मतलब क्या? खत्म, अपना ड्यूटी व्यूटी पे हो जाता है, मतलब क्लियर। ड्यूटी पे हो गया, गुड्स को निकाल लिया, आप अपने जनरल ट्रक में भर रहे हो और लेके आ रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियरेंस। ठीक है। तो जब भी आप वो इम्पोर्टेड गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाओगे, मतलब इंडिया के मास में कंज्यूम करवाने के लिए जब क्लियर करवाओगे, तो हम उसको बोलते हैं इम्पोर्ट फॉर होम कंजम्पशन। समझ में आया? तो इसका दो पार्ट है। पहला, जिस दिन आपका इम्पोर्ट क्लियर हुआ, दैट इज बेसिकली शोर पे सारा गुड्स आया, या दूसरा बिल ऑफ एंट्री फाइल। मैंने आपको बताया था बिल ऑफ एंट्री भी पहले फाइल हो सकता है, गुड्स भी पहले आ सकता है, दोनों है। बिल ऑफ एंट्री मैक्सिमम आप कितने दिन पहले कर सकते हो? 30 डेज पहले तक आप लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। ठीक है। क्यों वो करते हैं? इजीनेस के लिए, कि भाई आएगा गुड्स फटाफट लेके निकल जाएंगे, अपने को वैसे भी भाई, तो हम पहले ये प्रोसेस खत्म करके रखते हैं, जब आएगा से ड्यूटी पे करना है, निकल जाए वैसे। ठीक है। तो इसमें से अपने को बोला हुआ है व्हिचएवर इज लेटर, मतलब सिंपल बोलूं तो अगर आपने बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल किया है तो गुड्स जब क्लियर करोगे तब ड्यूटी पे करना है, उस दिन का ड्यूटी लगेगा।
और अगर आप लोग की गुड्स पहले आ गए और बिल ऑफ एंट्री बाद में आ रहा है, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा और क्लियर करोगे, उस दिन पे आप लोग को क्या लग जाएगा, आप लोग का ड्यूटी का वैल्यू लग जाएगा, विच एवर इज लेटर। समझ में दोनों भी केस में जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे तभी नहीं ना, पहले अगर मैंने 30 डेज वाला लॉजिक इशू कर दिया, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया, तो बिल ऑफ एंट्री में सिर्फ गुड्स का वैल्यूएशन बाकी रहेगा, प्रोसीजरल कंप्लायंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गुड्स के वैल्यू के ऊपर जो रेट डिसाइड होगा, दैट विल बी जिस दिन गुड्स आएंगे उस दिन। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आगे जाके आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, गुड्स खराब हो सकते हैं, पिलफर्ड हो सकते हैं, गुड्स अबैंडन हो सकते हैं, गुड्स लॉस्ट हो सकते हैं बीच में। करेक्ट है। अब वो सब के केस में मेरा क्वांटिटी कम हो जाएगा, जितना मैंने सोचा था उससे कम है। प्लस जिस बिल ऑफ एंट्री मैंने 25 तारीख को फाइल किया और मेरा गुड्स आया 30 तारीख, तो रेट ऑफ ड्यूटी 25 को अलग हो सकता है, 30 को अलग हो सकता है। तो अब इन दिस केस लेटर वाला कौन सा है, क्लियरेंस वाला, तो उस दिन 30th के डेट का बिल ऑफ जैसे कि आपका कस्टम्स ड्यूटी चार्ज हो। अगर बिल्स आपके गुड्स 25 तारीख को आ गए और बिल ऑफ एंट्री 30 तारीख को फाइल हो रहा है क्लियरेंस के लिए, तो 30 तारीख का हो, मतलब इन दिस केस बिल ऑफ एंट्री का ऐसा हो। समझ में, विच एवर इज लेटर वाले डेट का ही अपने को डेट और रेट दोनों लेना। क्लियर विद दिस पार्ट। अब अगर आपने वो गुड्स को ना फिलहाल के लिए होम कंजम्पशन नहीं यूज किया, मतलब आपने उसको वेयर हाउस में रखा, कौन से वेयर हाउस में, कस्टम्स के वेयर हाउस में रखा, तो तब तक अपने को ड्यूटी नहीं लगेगा। समझ में आया, क्लियर है। अपने को क्या करना है, गुड्स वेयर हाउस करके रखना है, बट यहाँ पे अपने को बॉन्ड इशू करना पड़ता है। क्या इशू करना पड़ता है, बॉन्ड। एंड बॉन्ड इज 3x ऑफ द वैल्यू ऑफ द ड्यूटी। जितना भी अपना ड्यूटी बनेगा ना, उसकी 3x का बॉन्ड देना। समझ में आया। अब वो बॉन्ड क्या करेंगे, जब अपन गुड्स क्लियर करवा के होम कंजम्पशन के लिए लेके जाएंगे, तब बॉन्ड स्लैब। समझ में आया, दिस इज ऐसे सिक्योरिटी की तुम गुड्स को इधर पे छोड़ के भाग नहीं जाओगे। ठीक है, तुम आओगे वापस से और तुम वेयर हाउस गुड्स को क्लियर करके लेके जाओ। समझ में आया, तो एज अ एविडेंस अपने को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कब करेंगे, जब बिल ऑफ एंट्री, देखो गुड्स तो आ चुके हैं, वेयर हाउस करके रखा हुआ है। अब इसका ड्यूटी कब डिसाइड होगा, जिस दिन होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाने के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उस दिन। समझ में, जिसको बोलते हैं एक्स बॉन्ड। क्योंकि इन बॉन्ड दैट इज बॉन्ड हमने सबमिट किया, एक्स बॉन्ड इज क्लियरेंस ऑफ द। समझ में आया, दैट इज एक्स बॉन्ड क्लियरेंस, अंडरस्टूड। तो लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे जब होम कंजम्पशन के लिए जाते हो तभी लगता है, वेयर हाउस के केस में भी और होम कंजम्पशन के केस में। समझ में आया, क्लियर है। एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कब कब होगा, 12 नॉटिकल माइल्स का बेसलाइन जब आपने क्रॉस किया उस दिन का आप लोगों को लग जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं कि होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक चॉइस। एन इंपोर्टर कैन चूज टू पे ड्यूटी इमीडिएटली और डेफर इट बाय वेयर हाउसिंग। ठीक है, वेयर हाउस किसके लिए यूज करते हैं, कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए, री एक्सपोर्ट के लिए, या पेंडिंग बायर अरेंजमेंट्स के लिए। तो अब इसमें कैसा होता है, देखो पहला कैश फ्लो मैनेजमेंट, पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो भी ड्यूटी का पैसा मुझे देना है वो पैसा मेरा रेडी नहीं है, तो अब क्या करूंगी, मैं बॉन्ड वॉन्ड बना के रख लूंगी। ठीक है, श्योरिटी दे दूंगी। उसके बाद मैं पैसा अरेंज करूंगी और पैसा अरेंज करने के बाद क्या कर दूंगी, वो चीजों को निकाल, एटलीस्ट वो पैसा तो मेरे पास अरेंज हो जाएगा ना, तो इतना बर्डन नहीं आएगा हमारे ऊपर। समझ में आया। दूसरा है अपना री एक्सपोर्ट, जो मैंने आपको बताया था कि छोटा मोटा ना पैकिंग अपने को सिर्फ करना है और उसके बाद गुड्स जो है ना वो मेरा रेडी हो जाएगा। समझ में आया क्या, आवाज आ रहा है ना, मतलब रिकॉर्डिंग चल रहा है, वही चेक कर लीजिए। चलो, छोटा मोटा और जैसे कि जो गुड्स है अपना, वो पैकिंग करके भी हम लोग को रीसेल करना है। फॉर एग्जांपल गुड्स एक्सपोर्ट करके आया इंडिया के अंदर, ठीक है, सॉरी मतलब सामने वाले ने एक्सपोर्ट किया, हमने इंपोर्ट किया, इंडिया में गुड्स आया। हम लोग को सिर्फ क्या करना है, अपने नाम का पैकेजिंग उसके ऊपर करना है। ठीक है, और मुझे री एक्सपोर्ट करना है। लंदन से गुड्स आया, मैं पैकेजिंग करूंगी और मुझे यूएस भेजना। ठीक है, तो इन दिस केस सिंपल है, अगर वो पैकेजिंग बहुत सिंपल नेचर का है, जो मेरे कस्टम्स के ही वेयर हाउस में खत्म हो सकता है, मतलब वी कैन कैरी आउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो मैं वो चीज को क्लियर करवाऊँ जहाँ पे ड्यूटी पे करूँ, फिर मैं मेरे गोडाउन में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करके लेके जाऊँ, वहां पे मैं वो पैकिंग का एक्टिविटी कैरी आउट करूँ, फिर से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करके मैं पोर्ट पे लेके आऊँ, फिर से मैं पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करूँ एक्सपोर्ट करने का, फिर वो गुड्स को मैं एक्सपोर्ट करूँ, और अगर उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, अगर भी बोली बिकॉज एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत कम केसेस में लगता है, ज्यादातर केसेस में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है, तो इन दैट केस अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है तो मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा। तो इतने दिन के लिए मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, इम्पोर्ट ड्यूटी का पैसा ब्लॉक हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो चला ही गया, टू एंड फ्रो दोनों। तो ये सब चीजें जब हो सकती है वेयर हाउस के लिए, तो मैं क्या करूंगी, उधर ही बैठ के मेरा पैकेजिंग खत्म करके डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक्सपोर्ट। समझ में आया। एंड तीसरा इज पेंडिंग बायर्स अरेंजमेंट, तो बायर्स के साथ कुछ अगर अरेंजमेंट बाकी है, कुछ अगर क्लैरिफिकेशन बाकी है, कुछ अगर पेपर वर्क बाकी है, ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो अपने को कुछ लेना नहीं है, रिटर्न देने का है, तो मैं क्लियर करवाऊँ, इम्पोर्ट ड्यूटी पे करूँ, वापस ट्रांसपोर्टेशन, उधर का मेरा कंडीशंस मीट नहीं हुआ तो रिटर्न लेके जाए। तो मतलब जो मैंने फाइल किया वापस से उसके लिए, और अगर चलो आप बोलोगे नहीं रिफंड दे देगा ना ड्यूटी का, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाए, जो आगे जाके पढ़ सकते हो।
तो वो ड्यूटी ड्रॉबैक अगर मिलेगा तो भी मेरा पैसा तो ब्लॉक्ड रहा ना, 20 दिन 25 दिन 40 दिन जितने भी दिन का रहेगा मेरा पैसा तो ब्लॉक्ड रहेगा। तो ये सब रीजंस की वजह से आप डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए नहीं भी क्लियर करवा के वेयर हाउसिंग भी करवा सकते हो। समझ में आया? क्लियर है? नाउ क्या क्या होता है होम कंजम्पशन और आप लोग का ये पार्ट मीनिंग। होम कंजम्पशन में गुड्स आर डायरेक्टली क्लियर फॉर यूज विद इन इंडिया। समझ में आया? ड्यूटी पे कब करेंगे? बिल ऑफ एंट्री जनरली जब फाइल करेंगे तभी। अगर गुड बिल ऑफ एंट्री पहले फाइल करते हैं तो गुड्स क्लियर होंगे तब। वेयर हाउसिंग के लिए गुड्स आर स्टोर्ड इन द बॉन्डेड वेयर हाउस। ठीक है, यहाँ पे ड्यूटी इज डिफर्ड। क्यों डिफर्ड? बिकॉज अभी तो ड्यूटी पे नहीं करना है। जब वो वेयर हाउस में से गुड्स को क्लियर करवाओगे फॉर होम कंजम्पशन तब ड्यूटी पे करना है, उसके पहले नहीं पे करना है। वो बॉन्ड इशू करना है ना। बॉन्ड मतलब तो एक पेपर पे लिख के दे देगी 3 टाइम्स का, एफडी टाइप बना के रखनी है। तो उस टाइम पे पेमेंट पे नहीं करने का, सिर्फ बॉन्ड इशू करने का, मतलब श्योरिटी टाइप देने का, गारंटी टाइप देने का। हाँ, सेम वैसा। समझ में आया? जहाँ पे क्या करेगी, जिस दिन तेरा बॉन्डेड वेयर से तू गुड्स निकालेगी वो टाइम पे तो तेरा नॉर्मल पैसा दे दे, तेरा बॉन्ड निकाल, बॉन्ड निकल जाए। समझ में आया? बैंक में पैसा है, वो पैसे को बॉन्ड बना के फ्रीज कर दिया, जैसे डीमैट अकाउंट में कैसे फ्रीज होता है वैसे फ्रीज कर रहा, वो पॉसिबिलिटी के बाद में कोई अनफ्रीज हो जाएगी। नहीं क्लियर गया तो फिर बॉन्ड निकल जाएगा, गुड्स रिटर्न चला जाएगा ना। या तो तू क्लियर करवा के लेके जा या तो तू रिटर्न भेज दे, जो भी केस में है। अगर तू होम कंजम्पशन के लिए फाइल करती है तो देखो ड्यूटी पे करना है और बॉन्ड को रिलीज करवाना है। समझ में आया? अगर तू गुड्स को री इम्पोर्ट कर देती तो गुड्स आया बट कभी इंडिया के लैंड मास का पार्ट ही नहीं बना तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई नहीं, आया और रिटर्न, कस्टम से ही रिटर्न। तो बॉन्ड बनाने का पर्पस बॉन्ड बनाने का पर्पज ये है, फॉर एग्जाम्पल तूने गुड्स को वेयर हाउस में रखा, ठीक है, वेयर हाउस का रेंटल चार्जेस पे करना पड़ता है, क्योंकि गुड्स तेरे उधर है तो रेंट तो पे करना पड़ेगा ना भाई, जगह यूज करे, फैसिलिटी यूज करे। वो जो वो जैसे कि वेयर हाउस कीपर रहेगा वो तुम्हारे गुड्स का ध्यान रख रहा है, ये सब चीजें कर रहा है, तो इज प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज बाय टेकिंग दैट काइंड ऑफ केयर, तो आप उसको रेंटल चार्जेस दोगे। ठीक है, कस्टम ड्यूटी जब तक पे करना है, जब तक तू वेयर हाउस में रखेगी तो उतने टाइम का इंटरेस्ट भी अपने को कस्टम ड्यूटी पे देना। समझ में? अब ये सब जो कैलकुलेशंस है, समझ तूने गुड्स को वहां पे रखा, वो कोई इलीगल गुड्स हो सकते हैं, स्मगल्ड गुड्स हो सकते हैं, कोई भी चीज रीजन हो सकता है, तूने वहां पे रखा और तू चली गई तो रिटर्न आई ही नहीं। अब कस्टम्स वो गुड्स का क्या करेगा? तूने क्लियर भी नहीं करवाया, तूने ये भी नहीं किया, तू 4 महीने के बाद उठ के बोलेगी कस्टम्स ने वो गुड्स फेंक दी एग्जाम। और अभी आगे 4 महीने के बाद अगर इम्पोर्टर खड़ा रहा और वो बोलेगा कि अरे मेरे गुड्स से तुमने कैसे फेंके, मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें था, मैं नहीं आ पाया, तो ये सब पर्पसेस नहीं हो जहाँ पे बंदा गुड्स रख के भाग जाए, या वो गुड्स को स्मगल्ड गुड्स निकले, इलीगल गुड्स निकले जिसके ऊपर उसको हम पकड़ नहीं पाए, ये सब चीजें हो सकती है। तो उसके लिए अपन श्योरिटी टाइप वो बॉन्ड ले, ताकि तुमको पता रहे कि तुम्हारे गुड्स इधर है, बॉन्ड हमने बना के रखा है, जिस दिन तुम लेके जाओगे उस दिन तुम दे दो, ताकि तुम रेंटल चार्जेस वगैरह अगर पे नहीं करते, बॉन्ड में रखा हो, रेंटल चार्जेस वगैरह पे नहीं करो, क्या ही कर लोगे तुम? 3 महीने तक मैंने गुड्स को वेयर हाउस में रखा, मैंने रेंटल चार्जेस को पे नहीं किया, फिर मैंने बोला री एक्सपोर्ट, मतलब मेरे को री एक्सपोर्ट करने का, ठीक है, या रिटर्न देने का है, वो टाइम पे मैं अगर ड्यूटी पे नहीं करती हूँ या रेंटल चार्जेस वगैरह पे नहीं करती हूँ, तो ये सब इश्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए अपन बॉन्ड साइन करवा के लेते हैं कि भाई गुड्स तुम्हारे हैं, कुछ भी आगे जाके इसके ऊपर होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, हम सिर्फ आपको वो जगह दे रहे हैं वो चीजें रखने के लिए, आप ये बॉन्ड दे सकते हैं। समझ में आया? तो एज ए सिक्योरिटी पर्पज उसको लिया जाता है, उसको तो ऐसे समझ कि वो सिक्योर्ड वाला था, सिक्योरिटी के टाइप पे उसको हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया? तो आगे जाके अगर कुछ इशू होता है तो हम उसको बॉन्ड को तोड़ के उसमें से पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तब ना ड्यूटी पे करना है ना कुछ पे करना है, सिर्फ वो सबमिट। ठीक है, ड्यूटी टाइमिंग कब करेंगे? अगर होम कंजम्पशन के लिए ले रहे तो इमीडिएटली, जब क्लियरेंस करोगे तभी ड्यूटी पे करना पड़ेगा ना। यहाँ पे इट इज डिफर्ड, दिस इज पेड व्हेन द गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेयरहाउस एक्स बॉन्ड क्लियरेंस। क्लियर विद दिस पार्ट? बॉन्ड रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड लगता है, बराबर है कि नहीं है? बॉन्ड अमाउंट कितना है? 3x ऑफ द ड्यूटी, जितना भी ड्यूटी रहेगा उसका 3 टाइम्स, इट इज टू एंश्योर इंपोर्टर्स कमिटमेंट टू पे लेट। समझ में आया? बाद में भाग गया तो क्या करेंगे? तो बेटर है बॉन्ड साइन करवा के ले लो, अगर नहीं भी आया तो हम हमारा जो भी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम रहेगा उसके बाद हम कर लेंगे अपना प्रोसीजर आगे का। ठीक है, नेक्स्ट रेट ऑफ ड्यूटी अप्लाई। रेट कितने टाइम का लगेगा? लेटर ऑफ बिल ऑफ प्रेजेंटेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रेजेंटेशन या तो फिर डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड्स, बराबर है कि नहीं? दोनों में से whichever is लेटर, इस पे कहाँ पे लगेगा? रेट ऑन द डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन दैट इज एक्सपोर्ट क्लियरेंसेस फाइल, वेयर हाउस से जब क्लियर करवा के घर लेके जाओगे तब ये वाला लगेगा। समझ में आया? ओरिजिनल वाला नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एडिशनल कॉस्ट। क्या लगता है अपना होम कंजम्पशन में? एडिशनल कॉस्ट कुछ नहीं लगता है, सिर्फ अपने को ड्यूटी पे करने का है।
आईजीएसटी पे करने का है और सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो मतलब टैक्सेस है वही पे करना है। ठीक है, क्या क्या है, अपना कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ता है ना, यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पे क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है, वो पे करना पड़ेगा, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज है जो अपने बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है। इट इज लाइक एचईसी अपन कैसे लगाते हैं टैक्स के ऊपर, वैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है आप लोगों का इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे। अंडरस्टूड। यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। पहला, जो ड्यूटी तुमने 4 महीने के लिए डिफर करवाया उसके ऊपर का इंटरेस्ट, समझ में आया। दूसरा, वेयर हाउस का रेंट, स्टोरेज का चार्जेस, ये सब चीजें भी आप लोग को पे करनी पड़ती है। तो भले आपको फैसिलिटी मिलता है बट देन दैट कम्स विद द कॉस्ट, वेयर हाउसिंग के केस में। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, होम कंजम्पशन इज सिंपल क्विकर, नो ऑनगोइंग ऑब्लिगेशन, कुछ ऐसा बॉन्ड वॉन्ड फाइलिंग नहीं करने का है, अपने ऊपर तलवार नहीं लटक रही है, हमने आया गुड्स हमने क्लियर करवाया हमने लेके चले। ठीक है, यहाँ पे कैश फ्लो का बेनिफिट है, ऑप्शन 2 री एक्सपोर्ट है, यूजफुल फॉर ट्रेडर्स जो सिर्फ गुड्स खरीदने बेचने का काम करते हैं, इंडिया इंडिया से लेना, यहाँ से लेना, वहां से देना, मतलब इन द सेंस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ही काम करते हैं, उनके लिए वेयर हाउसिंग वाला पार्ट इजी होता है, क्योंकि उनके ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट, क्लियरिंग का प्रोसीजर, ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा एजेंट्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर पेपर वर्क बहुत होता है। ये सब अगर आप देखोगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का तो बहुत पेपर वर्क होता है। तो देर आर कंपनीज हु स्पेसिफिकली प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ बीइंग एन एजेंट फॉर क्लियरिंग द गुड्स ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर द कंपनीज। तो ये एजेंसी चार्जेस वगैरह भी, दीज आर बिजनेस चार्जेस, मतलब वो अपने ड्यूटी रिलेटेड नहीं आता है। बट मैं ऐसा बोलती हूँ कि कितना सारा प्रोसीजर होता है, ये फाइल करो, ये पेपर फाइल करो, वो पेपर फाइल करो, ये क्लियरेंस करवाओ, वो क्लियरेंस करवाओ, गुड्स आया कि नहीं आया देखो, चेक करना पड़ता है बहुत बार, करेक्ट है कि नहीं है। देर आर टाइम लिमिट्स कि अगर खराब गुड्स है तो कितने टाइम में बता सकते हो, अगर चोरी हुआ है तो कितने टाइम में बता सकते हो, अगर वो टाइम निकल गया तो ड्यूटी तो पे करना ही पड़ेगा ना फिर, तो लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ये सब चीजें होती है। तो वेयर हाउसिंग के केस में अगर आप देखोगे तो एजेंसी का चार्जेस तभी भी लगेगा, मतलब एजेंट का चार्जेस तभी भी लगेगा, बट एटलीस्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी का खर्चा है, वो सब बच। समझा, क्लियर है। चलो, एक साइड में ऐसा है मतलब हाँ मतलब वो इंपोर्ट करता है और एज इट इज जो है वो गुड्स एक्सपोर्ट कर देता है बराबर, बाहर से। हाँ ठीक है, तो बीच में एक लॉजिस्टिक्स वाला है जो हम्म, उसको ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस भी देगा, पेपर भी करेगा बराबर और सब कुछ जो ड्यूटी वगैरह वो खुद ही पे करता है। करेक्ट, हमारे ऊपर फिर रिइंबर्समेंट चार्जेस अलग बराबर होता है, कम करे पे रहते हैं उसको। करेक्ट। तो जितना उन लोगों ने पेपर वर्क चार्जेस बेयर किया है, मतलब 500 रुपए ये फॉर्म का, 1000 रुपए ये फॉर्म का, वो भाव टू भाव, मतलब सिंपल है, जितना लगा उतना लगाएंगे, प्लस वो लोग लगाएंगे कि आपका चार्जेस, कमीशन चार्जेस। समझ में आया। तो दैट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ दिस। तो वो करते हैं क्योंकि कंपनीज क्या बोलती है, जो कंपनीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है वो बोलेंगे अगर मैं पेपर वर्क में ये सब काम में लग जाऊं तो मैं मेरा बिजनेस कब करूं, मतलब मैं डीलिंग्स कब करूं, मैं कब इम्पोर्टर से बात करूं, मैं कब एक्सपोर्टर से बात करूं, मैं मेरा बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, अगर मैं पूरा दिन पेपर वर्क में घुसा हुआ रहूंगा तो फिर मैं कैसे ये करूंगा। तो जनरली ये आउटसोर्स रहती है, जैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स यही काम करते हैं। समझ में आया। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का काम यही है, सपोर्ट करना, उसके अंदर उनके वेरियस एंटिटीज, मतलब वेरियस पाइप ब्रांचेस, there are 3 different what is say subsidiaries of Mahindra Logistics, अलग अलग सब्सिडरी अलग अलग संभालता है। एक सब्सिडरी रोड ट्रांसपोर्ट संभालता है, एक सब्सिडरी शिपिंग ट्रांसपोर्ट संभालता है, एक सब्सिडरी अलाइड सर्विसेज, इंश्योरेंस हो गया, ये हो गया, वो काम। समझा। तो इस तरह से वो चलता है सारी चीजें। तो देर आर कंपनीज हु जस्ट प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ एजेंसी सर्विसेज। क्लियर है। चलो, नेक्स्ट, री इम्पोर्ट कर सकते हैं क्या गुड्स को, मतलब गुड्स मैंने एक्सपोर्ट किए थे और बाद में वापस से री इम्पोर्ट करवा। ठीक है, गुड्स मैंने प्राइमरीली दो गुड्स वेर एक्सपोर्ट, बट उनको मैंने री इम्पोर्ट करवा लिया। किसकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल मैंने आउट ऑफ इंडिया एक एसी बेचा, वो एसी में कुछ रिपेयर वर्क निकला, ये निकला, तो सामने वाले ने बोला तुम्हारा एसी रिटर्न लो, पहले रिपेयर करके दो, तो मैंने एक्सपोर्टेड गुड्स को क्या किया, री इम्पोर्ट किया। ये वो वाली केस। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उसके लिए भी कंडीशंस होंगे बहुत सारे। क्या कंडीशंस है, री इम्पोर्टेड गुड्स आर नॉर्मली फुल्ली ड्यूटीएबल एज इफ इम्पोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ऐसा समझ के चलेंगे कि वो गुड्स डायरेक्टली नए गुड्स, जितना भी उनका वैल्यू रहेगा, सेकंड हैंड गुड्स है, हाँ सेकंड हैंड गुड्स है तो सेकंड हैंड गुड्स का वैल्यू जो भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू पे पूरा ड्यूटी रहेगा। इट इज एज गुड एज फ्रेश इम्पोर्ट। हम ये नहीं देखे थे कि ये देखेंगे कि ये इंडियन गुड्स ही है, पहले एक्सपोर्ट हुए थे वापस से री इम्पोर्ट हुए, हम वो नहीं देखते। हम इम्पोर्ट्स पे भी उतना ही चार्जेस लगाते हैं जितना आप लोग व्हाट वैसे कि नॉर्मल इम्पोर्ट्स पे लगाते। समझ में आया। हाउएवर कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस है, जैसे मैंने बताया कि रिपेयर के लिए गुड्स रिटर्न है। अब तुमने एक बड़ा सा फॉर एग्जांपल लिफ्ट ले लो, ठीक है, लिफ्ट इंडिया में बना और हमने उसको एक्सपोर्ट किया, वो लिफ्ट में कुछ खराबी निकला तो वो रिपेयर के लिए इंडिया में,
तो अपने को जब वो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो पूरे के पूरे लिफ्ट की वैल्यू पे ड्यूटी पे करना। कुछ इंडिया में उसका है क्या? नहीं। तो मैं ड्यूटी क्यों पे करूँ उसके ऊपर? वो तो रिपेयर के लिए आया है ना इंडिया के अंदर। तो ऐसे चीजों के लिए तो एग्जाम्पशंस प्रोवाइड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर चीज एप्लीकेबल। समझ में आया? तो जनरली रूल क्या बोलता है, अगर आप री इम्पोर्ट करोगे तो इट इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल इम्पोर्ट, ड्यूटी उतना ही पूरे वैल्यू पे लगेगी। समझ में आया? बट स्पेशल केसेस के लिए अपने पास एग्जाम्पल्स है। पहला, एक्सपोर्टेड गुड्स अंडर द इंसेंटिव स्कीम्स, दैट इज ड्रॉबैक्स है, आईजीएसटी रिफंड है, बॉन्ड्स है, एए है, डीएफआई है, ईपीसीजी, आरओडीटी, ईपीएल एंड आरओएससीटी है। अब इसके फुल फॉर्म्स नीचे देके रखे। डीएफआई इज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, जहां पे आपके पास गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन है कि आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब विदाउट पेइंग ड्यूटी इंपोर्ट कर सकते हो। ये ऑथराइजेशन आपके पास है। एए इज एडवांस ऑथराइजेशन। एडवांस ऑथराइजेशन अपने पास आगे सिलेबस में है, जहां पे हम क्या करते हैं पता है, हमको नहीं पता कि ये जो गुड्स आ रहे हैं इनका वैल्यूएशन क्या होगा, इन पे ड्यूटी क्या लगेगा, कुछ अलग ही गुड्स। ठीक है, तो हम कस्टम्स ऑफिसर को पहले ही, मतलब अपना ट्रांजैक्शन भी होने के पहले, मतलब तो इम्पोर्टर है, मैं आउट ऑफ इंडिया, तो मेरे साथ डीलिंग्स अभी तक चल रहा है, मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, अभी तक डील साइन नहीं हुआ है कि हम इतना, मतलब तू इतना इंडिया में इंपोर्ट करने वाले हैं, ये भी फाइनल नहीं हुआ है। सिर्फ तेरे को पता है कि कितना कितना चार्जेस लगेगा, क्या लगेगा एंड ऑल। तो तू कस्टम्स ऑफिसर के पास जाएगी और बोलेगी देखो मैं ना ये ट्रांजेक्शन में एंटर करने का सोच रही हूँ, मुझे नहीं पता इसके ऊपर कितना ड्यूटी लगेगा, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि 40%, 50%, 60% ऑफ द वैल्यू ड्यूटी लगेगा परसेंटेज वाइज, तो मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेस, तो मैं नहीं करूँ। मतलब माई डिसीजन मेकिंग ऑफ डूइंग द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द टैक्सेस, ऐसा कुछ सिचुएशन। तो मैं एडवांस में जाके कस्टम्स ऑफिसर को बोलती हूँ कि देखो मैं ये ट्रांजेक्शन करने वाली हूँ, आप मुझे अभी ही कैलकुलेट करके बताओ, दो चीजों में से कोई तो एक, या तो ड्यूटी कितना लगेगा यही कैलकुलेट करके दे दो, या तो मुझे फॉर्मूला दे दो कि कैसे आप ड्यूटी को कैलकुलेट करोगे, सो दैट आई कैन फिल इन द फिगर्स एंड कैलकुलेट कि 5,000 क्वांटिटी मंगाऊंगी तो कितना होगा, 10,000 क्वांटिटी मंगाऊंगी तो कितना होगा, ऐसा। तो या तो फॉर्मूला डिराइव करके दे दो, या तो एग्जैक्ट ड्यूटी अमाउंट दे दो, अगर दे सकते तो वो। तो दिस इज एडवांस ऑथराइजेशन। ठीक है, दैट इज एडवांस में आप लोगों ने चेकिंग करके। ईपीसीजी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जहां पे गवर्नमेंट आपको, जब आप कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, जैसे लिफ्ट इज अ कैपिटल गुड्स, मशीनरीज होती है, कार होते हैं, ये सब चीजें जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसके लिए आपको ड्यूटी फ्री के चीजें प्रोवाइड करते हो, तो ईपीसीजी का स्कीम उसके लिए रहता है कि भाई आप कैपिटल गुड्स को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करो तो उसके लिए प्रमोशन करने के लिए आपको सब्सिडीज मिले। ठीक है, नेक्स्ट आता है आरओडीटी ईपीएल, दैट इज रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो जो भी ड्यूटी, आरओडीटी ईपीएल में क्या होता है, पहले ड्यूटी जब एक्सपोर्ट करो तो पे करना पड़ता है, बाद में आपको क्या मिलता है, उसका रेमिशन मिल जाता है, मतलब रिफंड हो जाता है ड्यूटी। समझ में आया? एंड आरओएससीटीएल इज स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस, रिबेट उसके ऊपर मिलता है, दैट इज आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पे रिबेट्स मिलते हैं। तो ये सारी स्कीम्स के अंडर अगर आपने कोई चीज एक्सपोर्ट किया और वो चीज रिटर्न इंपोर्ट होके इंडिया के अंदर आ रही है, ठीक है, तो अब जब आपने एक्सपोर्ट किया था तो ये सारे स्कीम्स में से कोई ना कोई स्कीम्स के अंदर आपको ड्यूटी कम या जीरो लगा होगा। बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, एग्जांपल एक्सपोर्ट्स अंडर ए स्कीम, एक्सपोर्ट अंडर विच आईजीएसटी रिफंड स्कीम, आरओडीटी पेल के अंदर एक्सपोर्ट, ड्यूटी ऑन इंपोर्ट कितना लगेगा, जितना आपने उधर एग्जेम्पशन अवेल किया था ना एक्सपोर्ट के टाइम पे, आपको ड्यूटी सिर्फ उतना ही लगेगा, जितना बेनिफिट क्लेम किया उतना रिटर्न दे दो गवर्नमेंट को। सिंपल। हम आपको एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो तो आपको 40% की जगह 20% ड्यूटी, तो तुमको एग्जाम्पशन कितना दिया, 20% का एग्जाम्पशन दिया। अब तो अब जब वो गुड्स रिटर्न आ चुके हैं इंडिया के अंदर, तो फिर तुमने तो एक्सपोर्ट किया ही नहीं ना, मतलब डॉलर में तो इंडिया के पास पैसा आया ही नहीं। तो इन दैट केस जो 20% आपने डिफरमेंट पे किया था, मतलब 20% आपको बेनिफिट मिला था, उतना ही ड्यूटी पे करो। नहीं नहीं, बट उस दिन पे अगर ये गुड्स में नॉर्मली इंपोर्ट करो तो ड्यूटी 45% है, वो नहीं पे करने का है, जितना तुमको एग्जाम्पशन मिला उतना ही पे करना है। फॉर एग्जाम्पल अमृता ने क्या किया, अमृता ने गुड्स मंगाया, अमृता ने गुड्स को एक्सपोर्ट किया यूएस के, ठीक है, मुझे वो गुड्स पसंद नहीं आया है जो भी है, तो मैंने उसको री एक्सपोर्ट कर दिया, एसी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एसी एक्सपोर्ट किया, और उसने फॉर एग्जाम्पल ईपीसीजी स्कीम के अंदर एक्सपोर्ट किया, तो जो एसी के ऊपर ड्यूटी लगने वाला था 30%, वो जगह पे गवर्नमेंट ने बोला अरे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो आप 30% नहीं 10% पे। ठीक है, तो अमृता को बेनिफिट कितना मिला, 20% का बेनिफिट मिल गया, बराबर है। अब उसके सामने क्या हुआ, मुझे वो एसी पसंद नहीं आया, तो मैंने बिना कोई पेमेंट किए 1 महीने के अंदर फॉर एग्जाम्पल वो एसी को रिटर्न इंडिया भेज दिया कि भाई नहीं चाहिए, ठीक है, जो भी है आपके पास रखो एंड ऑल। तो अब अमृता क्या बोलेगी कि अच्छा ठीक है चलो इंडिया में आ रहे हैं, अब वो एसी जब इंडिया में आ रहे हैं
नॉर्मली अगर गणेश एसी इंपोर्ट करे फ्रॉम लंदन तो उस पर ड्यूटी लगता है 45%। क्यों? इंडिया में एसी है ना, बोले ना। तुझे अगर फॉरेन वाला एसी चाहिए तो तू ड्यूटी पे कर, ऐसा नॉर्मल इंपोर्ट्स का केस है। ठीक है, तो नॉर्मल एसी के इंपोर्ट पे 45% लगता है, बट अमृता भी एसी इंपोर्ट कर रही है, बट वो एसी क्या है? री इम्पोर्टेड एसी है, मतलब वो कहीं ना कहीं इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ था, तो वो एसी पे 45% नहीं लगेगा। वो एसी पे जितना अमृता को बेनिफिट मिला था दैट वाज 20%, उतना ही। समझ में आया? क्लियर है? तो नॉर्मल इंपोर्ट एंड री इंपोर्ट, उसमें ये क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन। जितना भी बेनिफिट, ड्यूटी विल बी अमाउंट ऑफ द इंसेंटिव और बेनिफिट अवेल्ड एट द टाइम ऑफ एक्स। क्लियर विद दिस? समझ में आया? ठीक है। सिर्फ ईपीसीजी के लिए उन्होंने क्या बोला है, ईपीसीजी में ना एक्सपोर्ट एकदम फ्री होता है, तो इन दैट केस उन्होंने क्या बोला, जितना आईजीएसटी और कंपेंसेशन सेस है सिर्फ उतना आपको पे करना पड़ेगा, बेसिक ड्यूटी नहीं पे, क्योंकि वो नहीं। समझ में आया? क्लियर है? तो उधर आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना, उधर सिर्फ कितना पे करना है, आईजीएसटी प्लस जीएसटी कंपेंसेशन सेस, उतना कैलकुलेट कर लो। रेट कौन सा लगेगा? टैरिफ ट्रांसफर में देख ली, 18% भी लग सकता है, 5% भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन अवर आईजीएसटी का शेड्यूल। समझ में आया? क्लियर है? तो ये वाला स्कीम क्लियर है पूरा का पूरा। अगर आप रीइंपोर्ट करवाते हो और आपने ये स्कीम के अंदर जब एक्सपोर्ट किया था तब बेनिफिट लिया था, डिफरेंस ऑफ द बेनिफिट विल बी टैक्स। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आता है सर्विस पे, फिलहाल नहीं, इस पे नहीं, वो अलग से लगता है, दिस इज ऑल ऑन गुड्स। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स अब्रॉड, बराबर है कि नहीं? अभी हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी डिड वाज, चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते, बिकॉज इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते। ठीक है, तो मैंने ना यूएस से एक कार मंगाया, ठीक है, यूएस से कार इंडिया आया, तो दिस वाज अ नॉर्मल इंपोर्ट। ठीक है, समझ लेते हैं कि कार था 20 लाख रुपए का, बराबर है। 20 लाख रुपए के ऊपर ये मैंने नॉर्मली जब मैंने इंपोर्ट किया था तब मैंने इंपोर्ट के टाइम पे मैंने इसके ऊपर एट द रेट 10% ड्यूटी पे किया था, विच वॉज 2 लाख रुपीज। समझ में आया? ठीक है, तो 20 लाख का गाड़ी था, जब मैंने इंपोर्ट किया था उसके ऊपर 10% का ड्यूटी था, मैंने 10% का ड्यूटी पे किया, रफली ले ले हम लोग एग्जाम्पल के लिए, 2 लाख का मैंने ड्यूटी पे किया, मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कट टू 2 मंथ्स हो गया, 2 महीना हो गया, 2 महीने के बाद ना वो कार में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वो कार को एक्सपोर्ट किया टू यूएस फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स। समझ में आया कि भाई तुम्हारा गाड़ी बराबर नहीं चल रहा है, रिटर्न लो, उसको ठीक करो और रिटर्न भेजो। समझ में आया? क्लियर है? अब क्या होगा पता है, यूएस वाला इसको रिपेयर करेगा। रिपेयर के दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है या तो कॉस्ट के साथ हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे? वारंटी के अंदर था, तो मैंने कार रिटर्न दिया, उसने कोई तो पार्ट्स लगाए रहेगा, कुछ चेंजेस किया रहेगा, जो भी चीजें किया रहेगा, तो उसने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे करके दे दिया, मतलब मुझे कुछ भी पे नहीं करना। या तो दूसरा टाइम लिमिट के ऊपर हो गया रहेगा, या तो उसके ऊपर वारंटी था ही नहीं तो मुझे कॉस्ट बेयर करना पड़ा। दोनों पॉसिबिलिटीज है। दोनों ही केस के अंदर हम तो कस्टम ड्यूटी लेंगे, कितना लेंगे क्या लेंगे वो बता दें। ठीक है, अब सबसे पहला चीज, कार पे तो ऑलरेडी मैं इंपोर्ट ड्यूटी पे कर चुकी हूँ। अब प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट री, कार रिटर्न है ना बेटा, रिपेयर्स के लिए भेजा है ना, तो पहले मैंने कार को इंपोर्ट, फिर मैंने उसको एक्सपोर्ट किया रिटर्न के लिए, एक रिपेयर होने के बाद वापस क्या होगा, री। समझ में आ रहा था? दिस इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट री, बराबर है कि नहीं? तो अब इस केस में देखो, जब इंपोर्ट हुआ था तो चुपचाप मैंने ड्यूटी पे, ठीक है। अब जब एक्सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला कि एक्सपोर्ट फॉर द रिपेयर्स अब्रॉड, तो एक्सपोर्ट के टाइम पे कुछ नहीं करना, अपन ने भेज। जब वो मैं रिटर्न लेके आऊंगी तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अगर हमने उसको सर्विसिंग रिकंडीशनिंग या किसी की रिपेयर वगैरह के लिए भेजा हुआ है, तो अगर आपको उसका रिपेयर फ्री में करके मिले या कॉस्ट के साथ करके मिले, दोनों में से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही केसेस के अंदर क्या करना पड़ेगा, जितना भी फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर है, या तो एक्चुअल या तो एस्टिमेट, मतलब फ्री होगा तो भी लगेगा क्या, यस, ड्यूटी तभी भी लगेगा। समझ में आया? तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रिपेयर कॉस्ट प्लस रिपेयर के लिए जितना मटेरियल यूज हुआ, रिपेयर मटेरियल,
कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम फॉर रिपेयर्स प्लस मैंने आपको बताया कोई भी गुड्स अगर अपन एक्सपोर्ट करते हैं तो अपने को इंश्योरेंस करवाना ही पड़ता है, तो उसमें प्लस इंश्योरेंस बोथ वेज, जाने का भी आने का, प्लस ट्रांसपोर्टेशन दैट इज फ्रेट बोथ वेज, ये सबका टोटल करो। मतलब सिंपल बोलूं क्या, जब अपना पहली बार गाड़ी आया तो 20 लाख का माल इंडिया में आया था, तो उस पर 10% ड्यूटी गया, ये 2 लाख। वो 20 लाख का गाड़ी रिटर्न गया, और जब आया तो उसके ऊपर 20 लाख का 20 लाख तो रिटर्न आया गाड़ी का, बट एक्स्ट्रा खर्चा क्या हुआ, कितना ही हुआ ना। तो अगर मैं री इम्पोर्ट के टाइम पे बात करूं तो री इम्पोर्ट के टाइम में एक्स्ट्रा क्या री इम्पोर्ट हुआ, इतना चीज। तो हम अभी ड्यूटी किस पे लगाएंगे, बस ये एक्स्ट्रा, क्योंकि गाड़ी गया गाड़ी रिटर्न है, गाड़ी पर ड्यूटी ऑलरेडी पेड, उसके ऊपर खर्चा एक्स्ट्रा क्या हुआ, जो रिपेयर का खर्चा लगा वो हुआ। अगर कोई पार्ट खराब हुआ रहेगा तो आपने पार्ट रिप्लेस किया रहेगा, तो मटेरियल कंज्यूम वो हुआ। इंश्योरेंस जाने आने का खर्चा, इंश्योरेंस करवाने का खर्चा, और फ्रेट का, ये दो। अब आप बोलोगे मैडम इंश्योरेंस और फ्रेट तो सामने वाला बंदा बेयर कर रहा था, कौन, जो एक्सपोर्टर था, मतलब जो सेलर था यूएस वाला, वो बेयर कर रहा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला में बोला है मतलब ले, वो सामने वाला बंदा बेयर करे, वो मैं बेयर करूं, वो उससे फर्क नहीं। इट इज कंपल्सरी टू बी टेकन इनटू दिस। समझ में आया? आपका तो पेयर कर रहा था, हाँ? आपने ड्यूटी में पे कर दिया, क्या क्या क्या, सॉरी, आपका वाला इंश्योरेंस का पेड कर बराबर है, दिया, हाँ और मैंने में भी ये फाउंडर के साथ इधर इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया, बराबर है। तो उसी एक के लिए दो साइड से पैसा चला गया ना। नहीं गया ना, कैसे गया, ड्यूटी 2 बार कैसे गया, इंश्योरेंस क्यों नहीं गया? तो खर्चा तो पर दो बार खर्चा कैसे 2 बार, मैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इंश्योरेंस ले, नहीं मिलेगा वापस। कौन सा, इसके ऊपर मैं सिर्फ ड्यूटी पे कर रही हूँ, इंश्योरेंस थोड़ी वापस पे कर रही अच्छा, हाँ, हूँ। समझ में आया? इंश्योरेंस चार्जेस अगर $2000 का इंश्योरेंस चार्जेस लगा है टू एंड फ्रो, हाँ। $2000, चल तूने पे किया, तू यूएस में, ठीक है, तो यू पेड दैट ड्यूटी। मैं तो सिर्फ उसको फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए लेती हूँ, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी ना। मैंने तो 2000 मेरे जेब से ली, उस पर सिर्फ 10% ड्यूटी ऑन रिपेयर्स बोला ना, ड्यूटी ऑन रिपेयर्स का फॉर्मूला है, क्या क्या लेना है, रिपेयर का खर्चा, मटेरियल कंज्यूम हुआ किसके लिए, रिपेयर के लिए, उसका खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, और फ्रेट का, टू एंड फ्रो। तुमने किया नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला यही है, यही लेना। समझ में आया? एक्सपोर्ट के टाइम पर भी पे करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के टाइम पे नहीं ना, जब इसको री इम्पोर्ट करेंगे तभी पे करेंगे ना, जब ये कैलकुलेशन आ जाएगा, एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर रिपेयर, जब फिर इसको री इम्पोर्ट करवा रही है ना, तो व्हेन यू विल हैव टू पे द ड्यूटी, दिस विल बी पेड ऑन द काइंड ऑफ एट द टाइम ऑफ री इम्पोर्ट। समझ में आया? जब क्योंकि तभी ही तुझे पता होगा ना कि ये सब खर्चा कितना हुआ, रिपेयर का खर्चा कितना हुआ, मटेरियल का खर्चा कितना हुआ, फ्रेट, और ये सब को पता चलेगा जब गुड्स री इम्पोर्ट करके तेरे पास, थर्ड स्टेप। समझ में आया? तो उस पॉइंट पे अपने को ये लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड विद दिस पार्ट? क्लियर है? डन। नेक्स्ट आते हैं ऑल अदर गुड्स। अब इसमें क्या आ सकता है, एग्जीबिशन के लिए कोई गुड्स मैंने आउटसाइड इंडिया भेजे, हो सकता है यूएस में कोई एग्जीबिशन चल रहा था तो मैंने गुड्स को आउटसाइड इंडिया भेजा, कंसाइनमेंट बेसिस पे, मेरा एजेंट इंडिया के बाहर, तो मैंने उसको एजेंट को इंडिया के बाहर गुड्स भेजा, क्यों, ताकि वो उधर एग्जीबिशन में कर सके या उधर बेचने का ट्राई कर सके। ठीक है, अगर ऐसे गुड्स जो नहीं बिके और वो री इम्पोर्ट होके इंडिया के अंदर आ रहे, तो इधर भी क्या हुआ, पहले मैंने एक्सपोर्ट किया गुड्स को बाहर, वहां पे नहीं बिका तो इम्पोर्ट वापस इंडिया के अंदर आ गया। तो अब इन दिस केस जब वो माल बिका ही नहीं, माल गया और माल रिटर्न आ गया, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, नील ड्यूटी, नो ड्यूटी विल बी, क्योंकि के टाइम पर फुल एक्सपोर्ट के टाइम पे नहीं, एक्सपोर्ट के टाइम पे जनरली एग्जेम्पशन होता है ना। समझ में आया? यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट कौन सा देख रहे हैं, री इम्पोर्टेशन, तो अपन री इम्पोर्ट काट करें, एक्सपोर्ट का जब आएगा तो एक्सपोर्ट का पार्ट देखेंगे। एक्सपोर्ट के इसमें भी जनरली 90% ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर एक्सेप्ट, कुछ कुछ ही एक्सपोर्ट्स पे आपका लगता है। समझ में आया? तो दैट कैन डिपेंड फ्रॉम टाइप टू, गुड्स कौन से उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ में आया? तो ये सब जगह पे अगर ये सब ये गुड्स है तो इन दिस केस तो सेल हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने बाहर किसके लिए भेजा था, ताकि आप एग्जीबिशन में लगा सको। 1000 यूनिट्स जो थे वो मैंने व्हाट से भेजे थे बाहर, 600 यूनिट इसमें से बिक गए। ठीक है, तो उसके लिए तो जब 1000 यूनिट में बाहर भेज रही थी, अगर उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता था तो उधर पे करके वो तो पार्ट खत्म हो गया रहेगा। ठीक है, जो भी लगेगा, अगर लगेगा तो पे कर दिया, अगर नहीं लगेगा रहेगा तो कोई ना कोई स्कीम के अंदर अपन ने लेके आगे बढ़ा दिया। अब वो गुड्स अगर रीइंपोर्ट होकर इंडिया के अंदर आ रहे, क्यों आ रहा है, बिकॉज वो सेल ही नहीं हुआ, तो इट वाज लाइक गुड्स गया और गुड्स रिटर्न आ गया, उसको कुछ नहीं, तो वो नहीं ड्यूटी। इंपोर्ट पे कोई, री इम्पोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं लगती। समझ में आया कि अपने गुड्स अपने पास रिटर्न आए ना,
तो इट वाज नथिंग बट कि हम लोग यूएस का गुड्स वगैरह इंडिया में लेके आए। समझ में आया? अपने ही गुड्स से अपने को नुकसान नहीं हो सकता। हम कस्टम ड्यूटी क्यों लगाते हैं? कोई और कंट्री का गुड्स इंडिया में आएगा उसके लिए, जो हम लोगों ने कल के लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अपने ही गुड्स जाके देना है ना, तो वो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम। समझा? अब उसके लिए कंडीशंस है, जो अभी ऊपर के तीनों हम लोगों ने बात किया उसके लिए कंडीशंस है। पहला, टाइम लिमिट टू री इम्पोर्ट कितना है? 5 साल। जिस साल में आप एक्सपोर्ट करोगे उसमें से 5 इयर्स के अंदर आपको ऊपर के तीनों कंडीशंस के लिए क्या करना पड़ेगा? गुड्स को री इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा। 5 साल के ऊपर का टाइम नहीं चलेगा। समझ में आया? एक्सटेंडेबल बाय 2 more years। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कमिश्नर का अप्रूवल लेना पड़ेगा कस्टम्स का, कि भाई कोई भी रीजन की वजह से वो खराब हो गया है या उसको टाइम लग रहा है रिपेयर करवाने के लिए, या कोई रीजन है, या एग्जीबिशन लंबा चल गया, जो भी है, तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया के लिए, तो इन दैट केस आप एक्सटेंशन ले सकते हो 2 more years के लिए। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ नेपाल और भूटान के लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा दे के रखा है, 7 years इज द मिनिमम पीरियड एंड 3 years का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो मतलब 5 विल बी रिप्लेस बाय 7 एंड 2 विल बी रिप्लेस बाय 3। समझा? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? नेपाल और भूटान। ठीक है। अब अगर वो एडवांस ऑथोराइजेशन, डीएफआई और ईपीसीजी है तो सिर्फ 1+1 का मिलेगा। मतलब उधर 5+2 नहीं चलेगा, उधर कितना चलेगा? 1 year में री इम्पोर्ट होना चाहिए। मैक्सिमम एक्सटेंशन कैन बी फॉर 1। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? जनरल केसेस 5+2, नेपाल भूटान 7+3, एडवांस ऑथोराइजेशन डीएफआई है, एंड आपका ईपीसीजी के लिए कितना है? 1+2। समझ में आया? जो भी फर्स्ट है वो जनरल क्राइटेरिया, प्लस वाला जो है दैट इज एक्सटेंशन अवेलेबल। लगा तो ले सकते हो, नहीं लगा। समझा? ठीक है। सेकंड, गुड्स शुड बी इन द सेम कंडीशन। वो तो ऑब्वियस है ना, जो गुड्स गया वो गुड्स रिटर्न आना चाहिए। मतलब आइडेंटिफाइबल गुड्स होना चाहिए कि जो गया था और जो रिटर्न आया वो सेम। समझ में आया? अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वो चीज जस्टिफाई नहीं कर पाया तो क्या उसको जनरल इंपोर्ट्स में डाल के पूरा ड्यूटी ले सकता है? यस। समझ में आया? तो वही बोल रहे, री इम्पोर्टेड गुड्स मस्ट बी ऑफ द सेम गुड्स दैट वर एक्सपोर्टेड, वेरीफाइड थ्रू द मार्क्स, नंबर्स, डिस्क्रिप्शन इन द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। तो कहीं ना कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा उसके ऊपर, वो सेम चीज आपकी होनी चाहिए। क्लियर विद दिस पार्ट? cannot use this notification if the goods have been fundamentally transformed, that is fresh import। समझ में आया? आपने गुड्स को एकदम ट्रांसफॉर्म ही कर दिया, कुछ चेंजेस ही कैरी आउट कर दिए, एकदम ही अलग कर दिया, तो इन दैट केस वो चीज नहीं फॉलो। समझ में आया? थर्ड, ओनरशिप कंडीशन। ओनरशिप में चेंज होना नहीं चाहिए। मतलब अगर इंपोर्ट अमृता ने करवाया था, उसको री एक्सपोर्ट करवाया कोई काम के लिए, बट तब तक ना वो कार जो थी ना, वो कार उसने, जब वो वहां पे था तभी वो कार को उधर बेच दिया, गणेश को बेच दिया। कह रहे वो कार मुझे नहीं चाहिए, मैंने लिया था लेकिन मेरा मन उड़ गया उसके ऊपर से, गणेश को खरीद लिया। गणेश ने बोला 15 लाख की दूंगा, 20 लाख का गाड़ी है तो क्या हुआ, 15 लाख की दूंगा। मैंने बोला 15 तो 15 ले लो। अब गणेश जब जाएगा वो उसको लेने के लिए, तो गणेश के लिए वो क्या माना जाएगा? फ्रेश इम्पोर्ट। क्यों? बिकॉज ओनर चेंज हो गया ना, जो भेज रहा था वो लेने वाला भी सेम। समझ में आया? तो ओनरशिप कैन ऑल्सो नॉट चेंज। नो चेंज इन द ओनरशिप बिटवीन एक्सपोर्ट एंड द री इम्पोर्ट का पीरियड। समझ में आया? ठीक है। द सेम एंटिटी मस्ट बी द इंपोर्टर एंड द ओरिजिनल एक्सपोर्टर। क्लियर विद दिस पार्ट? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप न्यू इंपोर्ट माना जाएगा, री इम्पोर्ट नहीं माना जाएगा। क्लियर विद दिस पार्ट? ये पूरा समझ में आया? पक्का? बोलो। कौन सा? क्या टैक्स लगे? मतलब आने दे, तब तक वेट करते हैं, उसके बाद नॉलेज प्राप्त करता हूँ। हाँ, यू कैन डू दैट थिंग। इसी के लिए तो वो बोल रहे हैं ना, तो जब भी गुड्स आएगा उसके बाद ही तुम करो ना, बिकॉज देन अगेन इट इज। अब एक बार अमृता के पास वो चीज रिपेयर होकर इंडिया में रिटर्न आ गया, फिर उसका वो कुछ भी करे ना, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, कस्टम्स ऑफिसर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कस्टम्स को जितना ड्यूटी चाहिए था वो सब मिल। फिर इंडिया में वो गुड्स बिकेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई? बिकॉज ऑलरेडी जब अमृता ने उसको इम्पोर्ट किया था तो उसपे कस्टम्स लगा, उसपे आईजीएसटी लगा, उसपे सेस लगा, बेसिक सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा, तो दैट गुड्स का वैल्यू हैज इंक्रीज मैन, कंपैरिजन विद एग्री। या तो वो बाहर पे आएगा या तो वो ज्यादा रहेगा इंडिया। तो वो तो मैच ऑलरेडी कस्टम्स वाले कर चुके when the original import was done। और अगर उसमें कुछ चेंजेस भी करवाए तो वो भी उसमें ऐड हो गया जब हम लोगों ने उसका एक्सेस का चार्ज नहीं दिया। तो सब चीजें तो आ चुकी है ना लेवल। तो तुम उसके बाद कुछ भी करो कस्टम्स को क्या मतलब? समझा? मैं गोल्ड इंपोर्ट करवाऊं दुबई से और फिर मैं इधर कुछ भी करूं। समझा? नेक्स्ट, एक्सक्लूजन केसेस वेयर नोटिफिकेशन डज नॉट अप्लाई। अगर अभी ये ऊपर के एक्सक्लूजन है, ऊपर के नोटिफिकेशन कहाँ पे अप्लाई नहीं होते, ठीक है? ईओयूज दैट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, बराबर है, जहां जो पर्टिकुलर एंटिटी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? एक्सपोर्ट। ठीक है। दूसरा, एफटीजेड्स,
फॉरेन ट्रेड जोन्स, फ्री ट्रेड जोन्स, बराबर है कि नहीं है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड operate under a separate customs framework. They get full exemption and zero rating on export and re-imports have different rating. तो उनका कैलकुलेशन पूरा का पूरा अलग चलता है, तो उसको हम लोग ये जनरल कैटेगरी में नहीं लेते। समझ में आया? क्लियर है? एक्सपोर्टेड फ्रॉम बॉन्डेड वेयरहाउस, public or private bonded warehouses exports have already been awarded the duty deferment benefits would amount to double benefit। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि देखो, अगर आपने गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करवाया, ठीक है, तूने कार इंडिया में इंपोर्ट करवाया बट उसको वेयरहाउस में रखा फॉर एनी विच रीजंस कि तुम अभी यूज नहीं कर रहे हो या ड्यूटी रेडी नहीं है, पैसा रेडी नहीं है, जो भी है, तूने उसको बॉन्डेड वेयरहाउस में रखा था। तभी पता चल गया ऑलरेडी, कस्टमर मतलब अपने को इंपोर्टर ने फोन किया था, सामने वाले बंदे ने फोन किया था और बोला था कि भाई देखो मेरे गुड्स में ना कुछ तो खराबी है, मेरे को 2-3 मॉडल्स में आया है, तो आप एक काम कीजिए, आप गुड्स को रिटर्न भिजवा दीजिए, ठीक है, मैं उसको चेक करवा के दे देता हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने गुड्स को क्लियर करवाया था क्या? नहीं, मतलब अभी तक मैंने ड्यूटी पे ही नहीं की। ठीक है, अब वो उधर वेयरहाउस से निकल के री इम्पोर्ट मतलब बाहर चला गया, वापस एक्सपोर्ट करवा दिया और फिर वो री इम्पोर्ट। तो जब मैंने पहली बार ड्यूटी पे ही नहीं किया है तो मेरे को अभी एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? अभी जब ड्यूटी लगेगा तो दोनों पे लगेगा, वैल्यू ऑफ द कार पे भी लगेगा और रिपेयर्स पे भी लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी तुमको वो डिफरमेंट का बेनिफिट, दैट इज ड्यूटी, तो बाद में पे करना था ना। गुड्स तो कभी इंडिया का लैंड मास बना ही नहीं था ये केस के अंदर, आके बॉन्डेड वेयरहाउस में रखा था, उधर से ही रिटर्न चला गया और फिर रिटर्न आया। तो जब अब रिटर्न आ रहा है तो सिर्फ रिपेयर्स पे कैसे लूं जब ओरिजिनल वाले पे तो लिया ही नहीं है ना अब तक, क्योंकि वो तो कभी क्लियर हुआ ही नहीं था, वो वेयरहाउस टू डायरेक्ट चला गया। समझा? तो इन दैट केस डायरेक्टली आपको पूरे पे लगेगा फिर, मतलब अगर आपने रिपेयर्स करवाया तो रिपेयर्स का भी जो अपना फॉर्मूला है वो भी ऐड हो जाएगा, प्लस वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल कार वाला पार्ट है वो भी ऐड हो जाएगा, उसके ऊपर का भी ड्यूटी पेंडिंग है और ये भी पेंडिंग है विद दिस। ठीक है, डन। नेक्स्ट, फोर्थ शेड्यूल गुड्स। और कौन से गुड्स के लिए वो नोटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है? तो यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या आता है? टबैको आता है, पान मसाला आता है, ये सब हेल्थ और रेवेन्यू की वजह से अपन नहीं करते, मतलब उसको किया तो फुल ड्यूटी, रिटर्न भी किया तो फुल ड्यूटी। समझ में आया? ये जो आपका बेनिफिशियल वाला पार्ट है वो एप्लीकेबल नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट? तीनों चीजों के लिए। ठीक है, सीबीआईसी के सर्कुलर्स है एग्जीबिशन और कंसाइनमेंट गुड्स के लिए, जो अभी हम लोगों ने ऊपर ये थर्ड वाला केस पढ़ा था ना, ये वाला। ठीक है, उसके लिए अपने को थोड़ा सा देके रखा है। क्या बोला है देखो, सिचुएशन एड्रेस, Indian exporters send the goods to foreign exhibitions on a consignment basis. If the goods don't sell, they return to India. तो अब इसको हम लोग री-इम्पोर्ट मानेंगे, री-इम्पोर्ट ड्यूटी पेबल होगा अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो नहीं, नील बोला है अपने को। ठीक है, जीएसटी का एनालिसिस क्या बोलता है? सेंडिंग गुड्स टू एग्जीबिशन इज नॉट अ सप्लाई, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि गुड्स में जब एग्जीबिशन के लिए बेचते हैं तो वो सप्लाई नहीं, जब उधर से बिकता है कोई खरीदता है तब उसको सप्लाई मानते हैं, इसके ऊपर अपना नोटिफिकेशन भी है। ठीक है, तो वही वो बोल रहे therefore IGST refund on all drawback was claimed at the export stage। बराबर है कि नहीं? तो जब आपने सप्लाई किया ही नहीं था तो एक्सपोर्ट के टाइम पे अगर आपने कोई आईजीएसटी वगैरह पे किया रहेगा तो उसका तो कोई रिफंड मिला ही नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई हुआ ही नहीं, एक्सपोर्ट किया है आपने, तो अगर आपने कोई पेमेंट वगैरह किया रहेगा तो उसका तो कोई आपको रिफंड नहीं मिला रहेगा। ठीक है, रिजल्ट, सिंस नो इंसेंटिव्स वाज अवेल्ड, गुड्स फॉल अंडर द रेसिडुअल कैटेगरी। तो जब आपने कोई बेनिफिट अवेल ही नहीं किया एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, ड्यूटी पे नहीं किया होगा शायद, या गया ही नहीं होगा, या जो भी आईजीएसटी आपने पे किया रहेगा उसका रिफंड नहीं मिला क्योंकि एक्सपोर्ट मटेरियलाइज। तो इन ऑल द केसेस जब आपका कुछ भी इम्पैक्ट हुआ ही नहीं है तो हम उसको सप्लाई मानेंगे ही नहीं, तो निर्ड्यूटेबल। समझ में आया? कंडीशन सिर्फ एक है, री इम्पोर्टेड गुड्स जो है वो 6 महीने के अंदर आना चाहिए। तो जो ऊपर वाला ये क्राइटेरिया था उसमें एक और बफर आ गया यहाँ पे, टाइम लिमिट ऑफ री इम्पोर्टेशन के अंदर अगर हम लोग डाल देंगे तो सिर्फ और सिर्फ, अब ये थर्ड केसेस ना जनरल है, इसमें कंसाइनमेंट और एग्जीबिशन वाले गुड्स एक एग्जाम्पल है, दूसरे भी तो हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कंसाइनमेंट या तो फिर आपके व्हाट इज इसके एग्जीबिशन के जो गुड्स देंगे उसके लिए टाइम लिमिट कितना है? 6। समझ में आया? क्लियर है? तो वहां पे आपको 6 मंथ्स के अंदर करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी चलान इशूड टू द फॉरेन। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है, तो 6 मंथ्स के अंदर यू विल हैव टू ब्रिंग बैक द गुड्स इनटू इंडिया। क्लियर विद दिस पार्ट? नेक्स्ट, नोटिफिकेशन ऑफ री इम्पोर्ट फॉर रिपेयर्स एंड कंडीशनिंग। तो यहाँ पे दिया है नोटिफिकेशन 1595 डील्स विद इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दैट आर सेंट बैक टू इंडिया फॉर रिपेयर्स एंड रिकंडीशनिंग, नॉट एन एक्सेम्पशन ऑन री इम्पोर्ट ड्यूटी बट अ कंडीशनल एक्सेम्पशन फ्रॉम द ड्यूटी सब्जेक्ट टू री एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो अब यहाँ पे देखो, री इम्पोर्ट फॉर रिपेयर्स एंड रिकंडीशनिंग, तो अब ये क्या हो रहा है? ये इंडिया में आ रहा है। समझ में आया? इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स री इम्पोर्टेड फॉर रिपेयर्स एंड रिकंडीशनिंग, नॉट स्पेसिफाइड गुड्स। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने एक्सपोर्ट करवाया, फिर वापस से सॉरी अपने इंपोर्ट करवाया, गुड्स पसंद नहीं आया, री एक्सपोर्ट किया, री इम्पोर्ट, ये वाला पढ़ के खत्म हो गया।
तो मतलब फर्स्ट हैंड ये वाले कौन से गुड्स थे, इंपोर्टेड गुड्स थे, जो ऊपर वाला कंडीशन। ये वाला कौन सा है, हमने उल्टा, हमने एक्सपोर्ट किया, सामने वाले को पर्सन नहीं आया तो उसने रिटर्न भेजा, हमने उसको ठीक किया और दिया। तो पहले वाले फॉरेन गुड्स थे, ये वाले इंडियन गुड्स। समझ में आया? तो दिस केस इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, री-इम्पोर्टेड फॉर रिपेयर्स, रिकंडीशनिंग एक्सेट्रा जो भी है, एंड देन री-एक्सपोर्टेड। समझा? वेरएज ऊपर वाला अपना जो ये अगर हम लोग देखेंगे, इसको भी लिखवा के दे दूं अगर आप लोगों को, तो दिस वाज इम्पोर्टेड इन इंडिया, री-एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स, रिकंडीशनिंग, री-इम्पोर्टेड। समझ में आया? ये केस क्लियर है? ठीक है, तो पहला वाला हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब दूसरे वाले पे जाएंगे, दैट इज हमने जो बेचे हुए गुड्स है अगर वो इंडिया में रिटर्न आते हैं फॉर रिपेयर्स एंड ऑल, तो उसका कंडीशन कैसे रहेगा, उसका कैलकुलेशन किस तरह से वर्क करेगा। क्लियर विद दिस? तो उस पे आ जाते हैं और वो वाले केसेस को खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, टाइम लिमिट टू री इम्पोर्ट मतलब कितने टाइम में करना पड़ेगा, 3 इयर्स के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके ऊपर काम करके अपने को कितने महीने में देना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अपने को उसके ऊपर काम खत्म करके मैक्सिमम 1 ईयर। मतलब यहां से जिस दिन एक्सपोर्ट किया था वहां से लेके री इम्पोर्टेशन कैन बी डन विद इन 3 इयर्स, और री इम्पोर्टेशन से री एक्सपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स। क्यों 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, ओरिजिनल 6 मंथ्स है और एक्सटेंडेबल और 6 मंथ्स। समझ में आया? ठीक है, सिर्फ नेपाल और भूटान के लिए जो ये टाइम लिमिट है, दैट वाज दिस 3 इयर्स का टाइम लिमिट, दिस इज एक्सटेंडेड टू 10 इयर्स, मतलब वहां पे 10 इयर्स के अंदर हम लोग री इम्पोर्ट करवा सकते। क्लियर है? बॉन्ड रिक्वायर्ड रहेगा क्या, यस। समझ में? जब भी री इम्पोर्ट वगैरह करवाओगे तब तक आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गया पता है, तुमने री इम्पोर्ट करना है, ठीक है, और गुड्स रिटर्न नहीं कर सकते, बॉन्ड लगा। जब री इम्पोर्ट करोगे तो बॉन्ड देना पड़ेगा, जब एक्सपोर्ट करोगे ना रिटर्न तो बॉन्ड रिलीज हो जाएगा। बराबर है ना? तुमने सिर्फ नाम री इम्पोर्टेशन मतलब जैसे कि हम लोग सिर्फ रिपेयर कर रहे हैं उसके नाम पे मंगा लिया और बाद में अगर रिटर्न नहीं भेजा तो फिर कस्टम्स का लॉस है ना, तो उसके लिए वो बॉन्ड है। समझ में आया? इसी के लिए अगर आप देखोगे तो ये सारे केसेस में आपको बॉन्ड लगेगा, क्योंकि वही रिस्क, तुम रिटर्न आए नहीं तो फिर क्या करेंगे, गुड्स लेके भाग गए। ठीक है, सेकंड, गुड्स री इम्पोर्टेड फॉर रीप्रोसेसिंग है, रीफाइनिंग है, रीमेकिंग है, कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, तो अगेन कितने टाइम में मंगाना पड़ेगा, 1 ईयर के अंदर रिटर्न मंगाना पड़ेगा, जब से भेजा था तब से रिटर्न मंगाना पड़ेगा, एज पर टर्म्स, जो भी आपका टर्म्स है उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका भूटान नेपाल के लिए कोई अलग टाइम लिमिट नहीं है, बॉन्ड रिक्वायर्ड। समझ में आया? ठीक है, थर्ड, स्पेसिफाइड गुड्स री इम्पोर्टेड फॉर रिपेयर्स एंड कंडीशनिंग, इसका लिस्ट नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ, बट वो नोटिफिकेशन अपने लिए नहीं है, मतलब पूरा लिस्ट अपने लिए नहीं। ठीक है, टाइम ही नहीं है, नहीं कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं है, उनके लिए भी जनरल टाइमलाइन है, 1 ईयर ही है। समझ में? एक्सटेंडेड टाइमलाइन कुछ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, 7 इयर्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, यहाँ पे कितना टाइम है थर्ड वाले के लिए, स्पेसिफाइड गुड्स के लिए 7 इयर्स, 1 ईयर है आपका रिपेयर करके रिटर्न देने के लिए, स्पेसिफाइड गुड्स को करने के लिए 10 इयर्स का टाइम लिमिट रहेगा नेपाल और भूटान के लिए, बॉन्ड यहाँ पे भी रिक्वायर्ड आपका रहेगा। क्लियर विद दिस पार्ट? समझ में आया? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्सपोर्ट के साइड से भी और इम्पोर्ट के साइड से। ठीक है, एक बार यहाँ तक चेक करो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे विद सेक्शन 21, 22 एंड। क्लियर है? एक बार जस्ट वेरीफाई कर लो, चेक कर लो सेक्शंस को, कुछ डाउट रहेगा तो अपन क्लियर करते फिर आगे। हो गया कि चलो डन, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट, सेक्शन 21 पे आते हैं। ठीक है, थोड़े से वर्ड्स है याद रखने पड़ेंगे अपने को। ओके, क्या दिया है, गुड्स डेरेलिक्ट ब्रेक जेट सैम फ्लोट सैम। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, मैरिटाइम एक्सीडेंट्स हैपन, मतलब क्या कि भाई ये सब चीजें तो होती रहती है जब सीज है। ठीक है, तो जो बोलते हैं कि भाई पानी का भरोसा नहीं है, कब कहाँ कैसे आ जाए पता नहीं चलता, करेक्ट है कि नहीं, तो ये वही चीज। ठीक है, तो आप कितना भी इंश्योरेंस करवा लो, आप कितना भी चीजें देख लो, बट देयर आर चांसेस कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और जो आपके गुड्स है वो चीजों को खराब हो सकता है, वो सब चीजें हो सकती है। ठीक है, तो वही बोले कि कार्गो सिंक जो है, शिप जो है वो सिंक हो सकता है पूरा का पूरा, कार्गो जो है इस डेटा सेंटर अबैंडन। सेक्शन 21 इंश्योर्स कि भाई अगर ऐसे कुछ कुछ इंपोर्टेड इंडिया के अंदर आते हैं तो उनका भी कैलकुलेशन किस तरह से होगा।
समझ में आया? देखो एक्ट ना हर एक सिचुएशन को कवर करे, वो हो नहीं हो वो बात की बात, बट अगर एक्ट बोलेगा कि अरे ये होगा कि नहीं होगा इज अ क्वेश्चन मार्क, तो मैं उसका कैलकुलेशन कैसे दूं, तो फिर एक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं। समझ में आया? तो उन्होंने ये सारे सिचुएशंस दे दिए, अगर तुमको कुछ एप्लीकेबल होता है तुम यूज करो, नहीं तो पड़ा। समझ में आया? अब उसमें डेरिवेट क्या होता है? डेरिवेट इज नथिंग बट फ्लोटिंग, फाउंड फ्लोटिंग वेसल अबैंडन, बराबर है कि नहीं? तो अब इसमें क्या होगा? अ शिप और गुड्स अबैंडन एट द सी विद द नो होप ऑफ रिकवरी बाय द ओनर, दिस आर ट्रीटेड एज इंपोर्टेड गुड्स एंड ड्यूटी इज एप्लीकेबल। ड्यूटी सब पे एप्लीकेबल होगा अगर वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो रहा है तो। अब वो कोई भी कर, ठीक है? तो डेरिवेट का मतलब क्या होगा कि भाई वेसल अबैंडन है, गुड्स फ्लोटिंग चल रहे हैं, गुड्स जो है वो भी अबैंडन आप लोग के हैं। समझ में आया? ठीक है? अ शिप और गुड्स अबैंडन एट द सी विद द नो होप ऑफ रिकवरी, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा शिप था, शिप के ऊपर बहुत सारे गुड्स थे, ठीक है? पायरेट्स ने डाकू आ गए, शिप के ऊपर अटैक किया, ठीक है? बट कुछ तो हुआ जिसकी वजह से द पीपल आर नोवेयर टू बी फाउंड, मतलब गिर गए या जो भी हो गया उस केस में, पूरा का पूरा शिप जो है वो ऐसे बहते बहते गुड्स के साथ शोर पे आ गया। जैसा बीच में हुआ था एक बार, एक तो अपना चौपाटी पे वगैरह हुआ था ना, शिप आ रहा है, शिप आ रहा है, चल रहा है उसमें। तो ये ऐसे फ्लोट होते होते आ गए, समझ में आया? जिसका ओनर कोई ट्रेसेबल नहीं आएगा, बट अगर वो गुड्स को कोई क्लेम कर रहा है और कंजम्पशन के लिए फाइलिंग करवाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। समझ में आया? सेकंड, जेट स्टैम्प का मतलब क्या होता है कि आपके गुड्स पे ना, आपके शिप पे गुड्स बहुत ज्यादा हो गए, शिप पे गुड्स बहुत ज्यादा हो गए जिसकी वजह से गुड्स, शिप जो है वो सिंक होने का खतरा है, तो आप गुड्स को जानबूझ के बाहर फेंकते हो शिप, ताकि गुड्स, इसका शिप का वेट क्या हो सके, लाइट हो सके, कम हो सके, और वो गुड्स जो है ना वो फ्लोट नहीं कर रहे, वो सिंक हो रहे नीचे, मतलब वजन ज्यादा है, तो उसकी वजह से वो गुड्स क्या हो जा रहे हैं, सिंक हो रहे हैं इन द सी। तो ये गुड्स भी अगर कोई बेसिकली इसको लेके आता है तो इसको भी हम क्या मान के चलेंगे, इम्पोर्टेड गुड्स। समझ में आया? उसको बड़ा ये करते करते अंदर किसको मिला होगा। समझ में आया? तो हम लोग क्या, तो कैसे आएगा, तो ये situation। वो पढ़ा है तो फिर कोई नहीं करेगा ना, जब तक वो होम कंजम्पशन के लिए नहीं आता है तो सब चीजें हो सकती है। ठीक है? जेट सैम का मतलब क्या होता है, नीचे सिंक हो गया, वहीं पे जब आप थ्रो करते हो लेकिन वो फ्लोट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट सैम। गुड्स तुमने शिप के बाहर निकाला, बाहर फेंका, अगर वो सिंक हो गया तो वो क्या होगा, जेट सैम। अगर वो फ्लोट हो रहे हैं शिप्स, वो कार्गो फ्लोट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोट सैम। समझ में आया? ठीक है? ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होगा, कास्ट अशोर आफ्टर शिप ब्रेक, गुड्स आर वेसल कास्ट अशोर आफ्टर सी आफ्टर द शिप ब्रेक। शिप ब्रेक मतलब खराब हो गया एंड ऑल, तो उसकी वजह से गुड्स अगर आते हैं या डूब गए कुछ भी हो गया तो उसकी वजह से अगर गुड्स शोर तक आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लियर विद दिस पार्ट? सारे के सारे गुड्स जो है किसी भी तरह से अगर इंडियन कस्टम्स कोड तक आते हैं और वो क्लियरेंस के लिए फाइल होते हैं तो सब पे ड्यूटी लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। समझ में आया? तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरा लॉटरी लगा, जैसे ही मेरा नहीं था बट मुझे दिखा, मुझे मिला तो नहीं था, ऐसा नहीं चलता। समझ में आया? इफ यू आर क्लेमिंग इट, इफ यू आर क्लियरिंग इट, तो आपको जो भी ड्यूटी रिस्पेक्टिवली है वो आपको पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, क्या हो गया लास्ट वाला, कास्ट अश्योर आफ्टर अ शिप ब्रेक। अभी शिप ब्रेक मतलब क्या, शिप वहीं पे खराब हो गया, उसके बाद वो गुड्स जो आप लोगों ने निकाले ना वो कहीं ना कहीं डूबते हुए, फ्लोट होते हुए शोर तक आ गए, मतलब सी शोर तक आ गए। उसके बाद आप उसको अगर लेके जा रहे हो तो समझ में, मतलब फ्लोट सैम क्या है, वो उधर ही फ्लोट कर रहा है, जब वो घूमते घूमते शोर तक अपने आप आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर, ब्रेक वाले बात, दैट इज कास्ट अश्योर। वेव्स के थ्रू वो स्प्लैश होते होते वो एंड तक आ सकते हैं, मतलब शोर तक आ सकते हैं, तो अगर उस तरह से हमने पर्पसली उसको फेंका है, और ब्रेक में शिप खराब हो गया है जिसकी वजह से वो डूब गया है, जो भी हो गया, बट उसके बाद वो शिप के ऊपर जो गुड्स थे वो गुड्स कहीं ना कहीं फ्लोट होते होते शोर तक आ, फ्लोट से में दे फ्लोटिंग इन द वाटर्स। ब्रेक मतलब क्या, आगे आके वो शिप के मतलब जैसे कि अपने सी शोर तक आ गए तो उसका, ठीक है? समझ में आया? तो ये चारों टाइप्स है अपने पास, चारों टाइप्स में वो एक ही बोल रहे हैं, ठीक है? सब जगह पे अगर आप देखोगे ट्रीटेड गुड्स इंपोर्ट ड्यूटीज एप्लीकेबल, ठीक है? अगर आप क्लेम करते हो तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा ही लगेगा। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? ठीक है, तो ये थोड़ा सा देके रखा है, अपने को याद रखना, ठीक है? इसके बाद स्टार्ट करते हैं विद द कैलकुलेशन, दैट इज असेसमेंट ऑफ द ड्यूटी। किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 की रूल क्या है यहाँ पे, द रेट ऑफ द ड्यूटी इज फिक्स्ड ऑन द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट क्या है वो हम देख चुके हैं, ठीक है? होम कंजम्पशन का भी देख रहे हैं, वेयर हाउसिंग का भी हम लोगों ने देख लिया, दोनों ही केसेस एप्लीकेबल है वो देख लिया, ठीक है? रेट्स कैन चेंज बिटवीन व्हेन द गुड्स इज शिप्ड एंड व्हेन द गुड्स दे अराइव, बराबर है कि नहीं? दोनों के टाइम पे रेट्स चेंज हो सकते हैं,
ठीक है। सेक्शन 15 टेल्स यू व्हिच डेट एंड रेट्स अप्लाई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेट्स वाले में। 4 स्टेजेस ऑफ असेसमेंट प्रोसेस, पहले इसमें क्वांटिटी एंड वैल्यू डिसाइड हो गया, कितना क्वांटिटी है और कितना उनका वैल्यू है। तो पहला, determine the quantity, that is weight, number, volume and accessible value using the transactional value method under section 14। ट्रांजैक्शनल वैल्यू मेथड कैसे फॉलो करना है, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्टिवली पूरा चैप्टर है। तो जब वो चैप्टर के अंदर आएंगे तब हम लोग वैल्यूएशन पूरा अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपने को गाइडेंस दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। सेक्शन 14 रेड विद द कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007, ये जाके अपन आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हमने क्या कर दिया, अभी तक क्वांटिटी क्लासिफाई कर दिया। क्वांटिटी वेट में हो सकता है, लीटर्स में हो सकता है, पाउंड पे भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ द प्रोडक्ट इट कैन चेंज, ठीक है। वो डिसाइड करो और वो क्वांटिटी के हिसाब से उनका वैल्यू कितना मिलता है वो वैल्यू भी एक्सेस करके दे, ठीक है। उसके बाद आएगा टैरिफ क्लासिफिकेशन। टैरिफ क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इट विल डिपेंड ये गुड्स कौन से एचएसएन कोड के साथ मैच करते हैं और वो एचएसएन कोड का रेट, दैट इज कॉल्ड एज टैरिफ क्लासिफिकेशन। समझ में आया कि जो गुड्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे गुड्स मंगाए, मैंने बाहर से पेंसिल्स मंगाया, पेन मंगाया, शार्पनर मंगाया, इरेजर मंगाया, सबका ड्यूटी अलग अलग हो सकता है, बट सब एक ही शिपमेंट के अंदर है, तो पहले मुझे क्वांटिटी, वॉल्यूम, नंबर ये सब अलग अलग करना पड़ेगा। उसके हिसाब से फिर अच्छा ये पेंसिल का एचएसएन कोड क्या है, ये एचएसएन कोड का रेट कितना है, ये तो पेंसिल पे ये रेट, सेम इरेजर का, सेम शार्पनर का, ऐसे करके अपने को ये करना है। समझ में आया, ठीक है। वैल्यूएशन के रूल्स, प्रोसीजरल कंप्लायंस, सारा चीजें कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर दिया हुआ है। वेराज आप लोगों का जो टैरिफ है वो किसमें दिया है, टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर दिया। समझ में आया, क्लियर है। तो ये बोले क्लासिफाई द गुड्स अंडर द करेक्ट एचएसएन हेडिंग, ठीक है। इन द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 चैप्टर्स है, नोट्स है, सेक्शंस है, इंटरप्रिटेशंस अप्लाई करके अपने को करना पड़ेगा। कहीं पे आपको कॉम्प्लिकेशंस आता है तो आप कैलकुलेशन, समझ में आया, ठीक है। कस्टम्स टैरिफ एक्ट लगेगा प्लस जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, अपना जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक्ट है जब जब भी लगेगा। फॉर एग्जांपल कहीं पे कॉफी दिया है, कॉफी शेल्ड, पील्ड, वो सब चीजें भी होती है, क्योर्ड, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई ग्राउंडेड, तो किधर क्या आएगा किधर क्या नहीं आएगा, तो वो सब क्लासिफिकेशन जनरल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चलेगा। अगर जैसे भी देखो जब आप फाइलिंग करने जाते हो, अगर तभी अगर कुछ मैच नहीं हुआ या कुछ इशू हुआ तो वहां पे तो लोग रिजेक्ट कर ही देंगे, फिर वो चीज कहाँ जाएगा, असेसमेंट कैलकुलेशन में जाएगा, वहां कहीं ना कहीं प्रोसेस चलेगा, वो सब चीजें होगी, उसके हिसाब से फिर ड्यूटी डिसाइड हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ द ड्यूटी कितना लगेगा, पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है एट द रेट 10%, वो 10% फिक्स है, जैसा अपना एचईसी के साथ फिक्स है वैसा ये फिक्स है। आईजीएसटी लगेगा और कंपेंसेशन सेस अगर एप्लीकेबल है तो ही लगेगा, क्योंकि कंपेंसेशन सेस सब पे नहीं लगता है, सिर्फ सिन गुड्स पे लगता है, बराबर है कि नहीं, लग्जरी गुड्स पे सिन गुड्स पे लगता है तो वो, ठीक है। सेक्शन 15 ऑफ द रेलेवेंट डेट कस्टम्स टैरिफ एक्ट फॉर बीसीडी डेट, आईजीएसटी के हिसाब से। समझ में आया, क्लियरेंस कैसा होगा, होम कंजम्पशन, पे ड्यूटी नाउ, वेयर हाउसिंग है तो बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, डिफर द ड्यूटी, पे एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस, इश्यूज अगर ऑर्डर है, इंपोर्ट का ऑर्डर है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर है अपॉन क्लियरेंस, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। सेक्शन 47 है इंपोर्ट क्लियरेंस, 51 है एक्सपोर्ट क्लियरेंस, 57 टू 65 है वेयर हाउसिंग का, ये रिस्पेक्टिवली चैप्टर्स के अंदर कवर होंगे, जब आएंगे तब अपन देखेंगे। समझ में आया, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल बता दूं कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है, तो फॉर एग्जांपल जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, असेसमेंट कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वैल्यू ले लेंगे। तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट अगर मैं मान के चलती हूँ 20 लाख रुपया, गाड़ी इंपोर्ट किया था ना अपन लोगों ने, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया आप लोगों का। मैम वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो ना, ठीक है। वैल्यू हमने 25 रुपीज ले लिया, ठीक है। इस पे सबसे पहले लगता है बेसिक कस्टम ड्यूटी, समझ में आया। यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट 20% है, तो आपका कितना हो गया, 4 लाख रुपीज का बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, ठीक है। प्लस हम लोग ले लेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट 10% ऑन बीसीडी, तो 4 लाख का 10% लगेगा विच इज 40,000। तो मेरा टोटल वैल्यू अभी तक कितना आया, 24,40,000। दिस इज माई कस्टम क्लियरेंस वैल्यू, कस्टम क्लियर किया तो मेरा कुछ इतने का बना, आईजीएसटी ये चाहिए, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे भी आईजीएसटी लगता है, कभी भी याद रखना। समझ में आया, क्लियर है। ये जो अपना वैल्यू आएगा इस पे लगेगा आईजीएसटी एट द रेट 18%, कोई कैलकुलेट, इस पे लगेगा अपना आईजीएसटी एट द रेट 18% और फिर अपना फाइनल वैल्यू। क्लियर विद दिस पार्ट, समझ में आया,
तो इस तरह से अपना ये कैलकुलेशन जो है वो कैरी आउट होता है। कभी भी फॉर्मेट जो है वो ये कितना है 439,200, ठीक है। मान के चलते नॉर्मल गुड्स ही है, ऐसा कार तो कोई ऐसा सेल गुड्स में नहीं आया अपना, तो अपना टोटल वैल्यू कितना आ गया 79,200। समझ में आया? तो दिस शुड बी अवर फॉर्मेट कभी भी, ठीक है। इसके बीच में अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी आता है, सेफ गार्डिंग ड्यूटी आता है, तो वो रिस्पेक्टिवली जब आएगा तब हम लोग उसको इंक्लूड करते रहेंगे। अंडरस्टूड? बट याद रखने का कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये तो टैक्सेस है, तो टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस कैसे लग सकता है, वो लगेगा, बिकॉज दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। ये लिख के रख लो एक बार, तो आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट छोटा सा रेडी रहेगा। आगे जब हम लोग करेंगे तो ये चीजें यूज में आएंगी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 15 रेलेवेंट डेट, ये अपना हो चुका है ऑलरेडी, वापस से पाया एक बार। लेटर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल और डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड्स, ठीक है। वेयर हाउस गुड्स के लिए बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन एक्स बॉन्ड है। एनी अदर डेट, एनी अदर अगर कुछ बचता है जो ऊपर का भी नहीं है ये भी नहीं आ रहा, जैसे वो जेटेसेंट वाले गुड्स थे, फ्लोटसैम वाले गुड्स थे, तो जिस दिन आप पेमेंट करोगे, मतलब जिस दिन क्लियरेंस करवा के लेके जाओगे, उस दिन आपका जो भी डेट रहेगा वो रेट रहेगा, ठीक है। होम कंजम्पशन के लिए फाइलिंग ये वाला केस, वेयर हाउसिंग के लिए फाइलिंग ये वाला केस, एनी अदर गुड्स रेट ऑफ पेमेंट ऑफ द ड्यू, जिस दिन पे करोगे उस दिन का रेट एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं यहाँ से और शुरू करते हैं एक एक सेक्शन, और ये वाले सेक्शन इंपॉर्टेंट बनेंगे। रेमिशन, अबेटमेंट एंड स्पेशल ड्यूटी प्रोविजन, सेक्शन 13, 22, 23, 24, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है सेक्शन 13, दैट इज ड्यूटी ऑन पिलफर्ड गुड्स। अब पिलफरेज क्या होता है? पिलफरेज का मतलब होता है छोटा मोटा चोरी। जैसे फॉर एग्जांपल इतना बड़ा कार्टन, वो कार्टन में इधर गोल दिख रहा है, उसमें से चार पांच गुड्स निकाले हुए, पॉसिबिलिटी है। कस्टम्स के कोर्ट पे जब आता है, कोई ऑफिसर ने निकाल दिया, छोटे मोटे काम करने वाले लोग रहते उन्होंने निकाल दिया, कोई चोर आ गया उसने निकाल दिया, पॉसिबिलिटी। पिल्फरेज मतलब पूरा का पूरा बंडल थेफ्ट होता है ऐसा नहीं है। पिल्फरेज इज पेटी, छोटा मोटा। समझ में आया? और वो प्रूवेबल होना चाहिए, मतलब दिख के समझ में आना चाहिए कि थेफ्ट हुआ। दिस अब ऐसे केस में क्या करेंगे, बिकॉज उतने गुड्स का तो ड्यूटी नहीं देना चाहिए ना फिर हम लोगों ने, तो उसके ऊपर प्रोविजन बनाए। समझ में आया क्या बोला? देखो पिल्फरेज, पिल्फरेज मींस पेटी थेफ्ट, partial sneaky removal of the goods, that is a few packets from the box are removed, ठीक है। It differs from the wholesale theft of an entire consignment, section 13 specifically addresses this scenario। समझ में आया? तो हम क्या बोले, बड़ा बड़ा पूरा कंटेनर का कंटेनर गायब है वो नहीं कवर करे, उनसे क्या कवर करे, छोटा मोटा थेफ्ट को कवर, ठीक है। क्या करेंगे, विंडो ऑफ टाइम, सेक्शन 13 कब अप्लाई होता है? ओनली व्हेन द पिल्फरेज इज अकर्ड आफ्टर अनलोडिंग, मतलब शिप से माल निकालने के बाद, एंड बिफोर क्लियरेंस ऑर्डर इज पास्ड। अनलोडिंग करके गुड्स कस्टोडियन के इसमें आता है, वो सब चीजों के हाथ में आता है। कस्टोडियन जब तक वो चीजों को चेक कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है, और जब तक आप होम क्लियरेंस के लिए फाइल नहीं करें, इस बीच में अगर पिल्फरेज होता है तो ही वो यहाँ पे काम। अब बोलोगे अगर शिप पे ही अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल शिप पे माल आके रखा था बट आज उतारा नहीं है, अनलोडिंग अभी तक हुआ नहीं, उधर चोरी हुआ, तो वो पिल्फरेज के प्रोविजन में आएगा क्या? नहीं आएगा। आफ्टर अनलोडिंग बिफोर, ये याद रखो। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। द कस्टोडियन इज once the clearance order is issued, goods belong to the importer, then the custodian is not responsible। क्लियरेंस हो गया फिर तो इंपोर्टर का हो गया, ठीक है। अच्छा पिल्फरेज तभी हो गया था बट पता इंपोर्टर को आफ्टर क्लियरेंस पता, तो भी नहीं चाहिए, तुमने तभी चेक करना चाहिए। क्लियर विद दिस पार्ट? अब आप बोलोगे मैडम ठीक है पिल्फरेज तो हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कस्टोडियन का, क्योंकि कस्टोडियन का काम था अनलोडिंग से लेके क्लियरेंस तक वो गुड्स को संभालना। तो उस पे ड्यूटी कौन पे करेगा? कस्टोडियन पे, इंपोर्टर को पे नहीं। तुम्हारे निगरानी में गुड्स थे, तुमने उसको बचा नहीं पाए तो तुमको ड्यूटी पड़ेगा कस्टम्स के कस्टोडियन। क्लियर दिस पार्ट? ठीक है। क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑन इंपोर्टर, इंपोर्टर इज नॉट लायबल टू पे द ड्यूटी ऑन द पिल्फर्ड पोर्शन
The law recognizes that importer has no control over the goods in the custodian's duty. Goods किसके पास है? कस्टोडियन के पास। तब इंपोर्टर कुछ नहीं कर सकता। वो इंपोर्टर बोला था तुम मेरे को उधर रखते थे, मेरे लोगों को मैं रखता था, तो थेफ्ट होता ही नहीं था। बराबर है कि नहीं है? कस्टोडियन जब था तो मुझे नहीं पता ना, वो चाय पीने के लिए चला गया, तब तक कोई आ गया, तो मेरा गलती थोड़ी है, मैं क्यों पे? अंडरस्टूड? Who bears the duty? The custodian is liable to duty under section 45, which is port trust authorities, airport authorities या carrier agencies. समझ में आया? इन लोग responsible बने। They are assumed responsibility for the goods entry into the customs area. जैसे ही अनलोडिंग हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका बन जाता है, जब तक क्लियरेंस नहीं होता तब। अंडरस्टूड? वेयरहाउस में रखा तो फिर वेयरहाउस कीपर का चला जाएगा, कस्टोडियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हो जाएगा। क्लियर है? एविडेंस रिक्वायर्ड, इंपोर्टर मस्ट शो द एविडेंस ऑफ द पिल्फरेज, दैट इज टेम्पर्ड सील्स, ब्रोकन, दिखाना पड़ेगा अपने को कहीं तो टूटा हुआ है, ब्लैंक स्पेसेस इन द पैकेज, ये देखो पूरा पैकेज इसमें इधर खाली है, करेक्ट है। मिसिंग यूनिट्स और आर्टिकल, सिंपली केमिंग द शॉर्टफॉल इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ ऐसे बोलना नहीं, 1500 यूनिट उन्होंने बोला था कि भेजेंगे, सिर्फ 1400 यूनिट्स ही है, 100 यूनिट्स मिसिंग है, ये नहीं चाहिए। गुड्स अगर पेटी पैक है पूरा का पूरा, तो हम पिल्फरेज नहीं बोल सकते, जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग दैट 1500 भेजने वाला से 1400। दिखना चाहिए कि उधर कहीं ना कहीं फटा हुआ है, कुछ निकाला हुआ है या कहीं पे टेम्पर। अंडरस्टूड? दैट शुड बी प्रूव्ड बाय अ विजिबल एविडेंस। अंडरस्टूड? इफ गुड्स आर रिस्टोर्ड, अगर stolen goods are recovered or restored to the importer, then importer becomes liable to the duty. चोर को पकड़ लिया, गुड्स निकाल लिए या कुछ हो गया, तो दैट इज इंपोर्टर को तो गुड्स रिटर्न दे दिए ना, अब इंपोर्टर नहीं बोल सकता, इंपोर्टर को पूरा ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? Then does not apply to the warehouse goods. Once warehouse, then doesn't, what to say कि section 13 doesn't protect, does not apply to the total loss of the entire package. तो जैसे मैंने बताया, या दो चीजें हैं, या तो आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाओगे तो जिस दिन क्लियरेंस होगा कस्टोडियन का ड्यूटी चला, या तो आप वेयरहाउसिंग के लिए करवाओगे तो जिस दिन वेयरहाउसिंग करोगे उस दिन कस्टोडियन का ड्यूटी चला। तो कब से होगा? अनलोडिंग से लेके क्लियरेंस तक, क्लियरेंस दोनों, वेयरहाउस या तो फिर होम, उस टाइम तक का ही आप अगर होता है, उस टाइम में अगर चोरी होता है, उसी को आप किसका नाम दे सकते हो? पिल्फरेज का नाम दे सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 22, अबेटमेंट ऑन द डैमेज्ड और डिटीरियोरेटेड गुड्स। अभी ये तो कभी भी हो सकता है, डैमेज हो गया, शिप में डैमेज हो गया, पानी आ गया, कुछ इशू हो गया, या रह रह के खराब हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो वाला यहाँ पे कवर। लॉजिक ऑफ अबेटमेंट, इफ द गुड्स आर डैमेज्ड, देयर वैल्यू इज लोअर, ओवरऑल लेवल का वैल्यू लोअर हो जाएगा। सिंस कस्टम ड्यूटी इज एड वैल्यू, दैट इज परसेंटेज ऑफ द वैल्यू, परसेंटेज आता है ना, तो अगर वैल्यू ही कम हो गया तो ओवरऑल ड्यूटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 10 लाख का गुड्स अभी 4 लाख का ही है, क्यों? बिकॉज इतना खराब हो चुका, तो अब ड्यूटी 10 की जगह 4, तो उतना रिमिशन मिल गया ना अपने को, उतना बेनिफिट मिल गया अपने को। ठीक है। पेइंग फुल ड्यूटी ऑन द लोअर वैल्यू आइटम वुड बी इनइक्विटेबल, देयरफॉर दे प्रोवाइड अ प्रोपोर्शनेट रिवॉर्ड। तो वो क्या बोलते हैं कि देखो सिंपल है, एड वैल्यू बेसिस पे तो है, तो आप बोलते हैं 10 लाख का मुझे 4 लाख होगा, 4 लाख पे अगर मैं लगाऊंगी तो इन दैट केस आपको भी वजह से कस्टमर बोलेगा कि मेरे को तो इतना ही है, तो क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे लगा, मतलब अगर गुड्स 10 लाख का है तो इतना ड्यूटी है, 4 लाख का होगा तो यही कितना? क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई, रेट तो वही लेंगे ना, रेट तो 10% पैसे ही लेगा, वैल्यू विल चेंज, 10 का वैल्यू 4। ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स कब डैमेज हो सकते हैं? गुड्स डैमेज बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग, मतलब बिफोर अनलोडिंग भी चलेगा, तो पूरे जर्नी में भी कभी होगा तो चलेगा ना, बिफोर अनलोडिंग बोला है ना, बिफोर अनलोडिंग और ड्यूरिंग द अनलोडिंग। Any cause of damage during transit, storage, loading, unloading, no fault requirement, fault का कोई जरूरत नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। सेकंड, गुड्स डैमेज आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर कस्टम्स का एग्जामिनेशन, कस्टम ने तक एग्जामिनेशन की नहीं किया है, उसके पहले डैमेज हो, तो डैमेज मस्ट अकर ड्यू टू एक्सीडेंट ओनली, विलफुल नेग्लिजेंस नहीं चलेगा, बराबर है कि नहीं? फॉर एग्जांपल अनलोडिंग के बाद जब लेके जा रहे थे गुड्स को चेकिंग मेकिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, तब वो गुड्स बीच में खराब हो गए या कुछ गिर गया या कुछ हो गया, तो इन दैट केस वो एक्सीडेंटल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो भी प्रॉपर ऑफिसर देखेगा। वेयरहाउस गुड्स डैमेज बिफोर क्लियरेंस, तो वेयरहाउस गुड्स में भी डैमेज हो गया, बारिश हो गई, वेयरहाउस के अंदर पानी चला गया, तो गुड्स डैमेज हो गए, समझ में आया? चूहे थे अंदर तो खाने का सामान था, वो लोगों ने खराब कर दिया, करेक्ट है? तो दिस आल्सो शुड बी बाय एक्सीडेंट, नॉट विलफुल, नॉट मिसलीजिंग। समझ में आया? क्लियर है? अगर ये होता है तो प्रॉपर ऑफिसर देखेगा और उसके हिसाब से आप लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? अबेटमेंट का फॉर्मूला क्या है? ड्यूटी आफ्टर अबेटमेंट विल बी ड्यूटी बिफोर डैमेज इनटू वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ बिफोर डैमेज, नथिंग बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? ठीक है। 10,000 का ड्यूटी पे करना था जब वैल्यू वाज 1 लाख रुपीज, जब वैल्यू इज रेड्यूस टू 40,000 रुपीज, तो ड्यूटी कितना होगा? तो नथिंग बट
10,000 into 40,000 divided by 1 lakh. Nothing but 10,000 was duty before damage. बराबर है कि नहीं है? Into value of damaged goods is now 40,000 rupees divided by value before damage was 1 lakh rupees. समझ में आया? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं सिर्फ कि भाई अगर पूरे पे इतना लगेगा तो ओवरऑल लेवल पे कितना, मतलब अगर रिड्यूस्ड है तो कितना लगेगा. अंडरस्टूड? उतना आप लोगों को मिल जाएगा. वैल्यूएशन, प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइंस द वैल्यू और ग्रॉस सेल्स प्रोसीड्स बाय द पब्लिक ऑक्शन. तो क्या होगा? देखो डैमेज गुड्स क्या करेंगे, या तो आप क्लियर करवा के लेके जा रहे हो, जो भी है. तो दो ऑप्शन अवेलेबल है. प्रॉपर ऑफिसर आएगा, उसका वैल्यू निकालेगा. ये 40,000 कैसे आएगा? प्रॉपर ऑफिसर निकालेगा. तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा. ठीक है, या तो फिर दूसरा पब्लिक ऑक्शन करो. ठीक है, उसमें वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा, लोग कितना देने के लिए रेडी. समझ में आया? उसके हिसाब से ये वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो पार्ट कवर किया. दैट वाज फर्स्ट, अगर पेटी थेफ्ट होता है तो वो हमने कवर किया. दूसरा डैमेज. डैमेज का तो बहुत बड़ा सीन, मतलब कहाँ से लेके वो बिफोर से लेके पूरा का पूरा क्लियरेंस तक का पार्ट कवर करता है. ये बीच में कभी भी डैमेज होगा तो चलेगा. रिक्वायरमेंट सिर्फ ये पहला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बाय मिस्टेक, एक्सीडेंटल होना चाहिए. ठीक है, एंड दूसरा प्रॉपर ऑफिसर को डिसाइडिंग फैक्टर रखना है. अगर प्रॉपर ऑफिसर ना बोलेगा तो वो नहीं मिलेगा, फिर आपको आगे जाना. समझ में आया? क्लियर है? तो वो चीजों का ध्यान रखना. क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं. अब और क्या बचा है अपने पास? रेमिशन ऑफ द लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड एंड अबैंडन गुड्स. रेमिशन मतलब क्या? गुड्स लॉस्ट हो गए, घूम गए, डिस्ट्रॉय हो गए, एकदम पूरे के पूरे खराब हो गए. एंड अबैंडन गुड्स. अबैंडन गुड्स का पार्ट थोड़ा सा अलग होता है, उसको भी अपन देखेंगे. ठीक है, ये तीनों के लिए मिलता है रेमिशन. रेमिशन का मतलब क्या होता है बेटा? ये चीजों में ना आपने ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दिया है, अब आपको रिफंड टाइप. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं देखो, पिल्फरेज जो है वो थेफ्ट है. यहाँ पे हम क्या करें? टोटल लॉस या डिस्ट्रक्शन, मतलब पूरा डिस्ट्रक्शन, फायर, फ्लड, नेचुरल डिजास्टर, ऐसा कुछ हो. ठीक है ना. और वॉलेंटरी अबैंडनमेंट बाय द ओनर. रेमिशन विल बी रिक्वायरिंग द इंपोर्टर टू प्रूव द लॉस. ऑब्वियसली अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा नुकसान हुआ. डिस्ट्रक्शन और लॉस पहले बात करेंगे, रिलिक्विशमेंट उसके बारे में बात करेंगे बाद में. ठीक है, पहला पार्ट है डिस्ट्रक्शन या लॉस. उसमें क्या होगा? गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, नॉट पिल्फरेज, थेफ्ट नहीं चलेगा. बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. बिफोर क्लियरेंस मतलब कभी भी हो सकता है. बराबर है कि नहीं है? आपका अनलोडिंग के टाइम पे, क्लियरेंस के टाइम पे, बीच में कभी भी वेयर हाउस के उसके टाइम पे पूरे गोडाउन में आग लग गया, वेयर हाउस में आग लग गया, वो पॉसिबिलिटी है. ठीक है, एसीडीसी दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, remits the duty. The importer pays nothing. Applies to both regular import and warehouse goods. Burden of the proof is on importer. हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या है. इस केस में क्या हो जाएगा? ड्यूटी डेबिट हो जाएगा, मतलब आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज बिफोर क्लियरेंस. अंडरस्टूड? ठीक है. रिलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कुछ गुड्स ना खराब आए, बेकार आए, या जो भी है, आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं है, तो मैं क्या बोलती हूँ, सिंपल है ना. हम क्या करते हैं? हम गुड्स को अबैंडन कर देते हैं. क्यों अबैंडन कर देते हैं? मतलब देखो सिंपल है कि मेरे पास गुड्स आए हैं, वो चीजें खराब है, बराबर नहीं है. अब मैं इसको क्लियर करवाऊंगी तो मेरे को इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा, मेरे को इसका ट्रांसपोर्टेशन बेयर करना पड़ेगा. जो मैं मार्केट में बेचने का सोच रही थी अब तो वो बिकेगा नहीं, क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स नहीं आए. तो मैं इसको अबैंडन कर देती हूँ, मतलब मैं इसका टाइटल फ्री में कस्टम्स ऑफिसर कमिश्नर के नाम पे कर. नहीं चाहिए, इतना नुकसान तो हो ही चुका है, ज्यादा नहीं करना. ड्यूटी व्यूटी पे करके वो नहीं करना. तो मैं बोलूँगी मैडम री इम्पोर्ट री एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं ना बाहर, बट वो सब जगह पे पॉसिबिलिटी नहीं होता है. नो एक्सचेंज नो रिटर्न. उस केस में क्या करेंगे? चलो अगर सामने वाला जो एक्सपोर्टर है वो बोलता है कि अरे आप रिटर्न भेज दो, तो मैं वो कर सकती हूँ. बट अगर बोलता है नहीं लूंगा भी नहीं, और मैं लेके भी क्या करूँ, क्योंकि मेरे कुछ काम करना है, तो उधर आप कस्टम्स ऑफिसर के नाम पे कर. समझ में आया? तो वही बोल रहे हैं, ओनर वॉलेंटरली गिव्स अप द टाइटल ऑफ द गुड्स बिफोर क्लियरेंस ऑर्डर और वेयरहाउसिंग ऑर्डर इज इशूड. दिस इज अ कमर्शियल डिसीजन, दैट मींस इंपोर्टर डजंट वांट टू. कोई भी रीजन हो सकता है. ठीक है, इंपोर्टर इज नॉट लायबल टू ड्यूटी, हाउएवर इफ द कस्टम्स ऑफेंसेस हैव बीन कमिटेड इन रिलेशन टू दोस गुड्स देन अबैंडनमेंट इज नॉट अलाउड, प्लस पेनल्टी भी लगेगा. समझ में आया? मतलब क्या? स्मगल्ड गुड्स है, ये गुड्स है, वो गुड्स है, तो उसको अबैंडन करके चले जाओगे तो चलेगा क्या? नहीं. वैसे गुड्स को छोड़ के आप बाकी के गुड्स को कर सकते. समझ में आया? तो लॉस्ट एंड डिस्ट्रॉयड फर्स्ट केस में आता है, अबैंडन गुड्स रेलिक्विशमेंट. समझ में आया? क्लियर है? तो रेलिक्विशमेंट किसका होगा? अबैंडन गुड्स अबैंडन करने का होगा, जहां पे आपको नहीं चाहिए, मतलब आप वॉलंटरली बोल रहे हो मेरे को नहीं चाहिए, आपको जो करना है करो. तो इसके बाद कमिश्नर क्या करता है? कमिश्नर इनको ऑक्शन करता है. समझ में आया? तो कमिश्नर ऑक्शन करके वहां से थोड़ा बहुत पैसा ये लोग कमा लेते हैं. तो जब भी ऑप्शन होके सेल करनी तो उस पे कस्टम ड्यूटी वो तो कस्टम्स ही कर रहा है ना. कस्टम्स कोई कैसे कस्टम्स ड्यूटी पे करेगा?
तो सब सेल तो करेंगे ना किसी को तो दे तो वही बोल रही ना, तो वो टाइम पे तो तेरा निकल जाएगा ना, तो उसमें ओनर कौन हो गया अभी? कमिश्नर का, कस्टम्स का कमिश्नर हो गया ना, तो उसने तो क्लियर करवा लिया ना गुड्स, वो लोग उसको ऑक्शन करके बेच देते हैं फिर। एंड वैसे भी वो गुड्स कहीं ना कहीं डैमेज होगा या कुछ ना कुछ उसके अंदर फॉल्टी होगी, तो वो सब्सिडाइज रेट में ही जाता है हमेशा। समझा? तो ये वो पार्ट, क्लियर विद दिस एवरीवन? ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पार्ट। अब इधर ना उन्होंने कंपैरिजन देके रखा है, जो अपने को तीनों सेक्शंस का कंपैरिजन दे देगा। समझ में आया? पिल्फरेज, डैमेज, डिटेरियोरेशन, लॉस, डिस्ट्रॉयड एंड अबैंडन। ठीक है, पहला नेचर ऑफ इवेंट, फर्स्ट केस में पेटी थेफ्ट है, सेकंड केस में फिजिकल डैमेज है या क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रहा है, थर्ड केस में टोटल लॉस हो रहा है या तो वॉलंटरी अबैंडनमेंट। ठीक है, इफेक्ट ऑन द ड्यूटी, पिल्फरेज में नहीं रहेगा, डैमेज में रिड्यूस हो जाएगा, और थर्ड केस में रेमिटेड है, दैट इज न्यू ड्यूटी पेएबल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, हु बेयर्स द ड्यूटी, फर्स्ट केस में कस्टोडियन बेयर करेगा, सेकंड केस में इंपोर्टर ही बेयर करेगा लेकिन रिड्यूस्ड अमाउंट में बेयर करेगा, थर्ड केस में नोबडी, क्योंकि आपका कस्टम्स के पास ही आ गया, ड्यूटी रेमिट हो चुकी। प्रूफ रिक्वायर्ड है, यस, फर्स्ट केस में भी पिल्फरेज का अपने को प्रूफ देना पड़ेगा, सेकंड केस में डैमेज या एक्सीडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा, थर्ड केस में इंपोर्टर को प्रूफ करना पड़ेगा कि टोटल लॉस हो चुका है। ठीक है, या तो अबैंडनमेंट है, तो जो भी है मेरे को नहीं चाहिए वो बता के आप निकल जाए। अप्लाइज टू होम, वेयरहाउस गुड्स में पिल्फरेज अप्लाई नहीं होता क्योंकि पिल्फरेज एंड्स ऑन क्लियरेंस, या तो होम कंजम्पशन या तो वेयरहाउस, दोनों के टाइम पे एंड हो जाते हैं, तो पिल्फरेज अप्लाइड नहीं होता है वेयरहाउस गुड्स के केस में। सेकंड केस में एप्लीकेबल होता है, थर्ड केस में भी एप्लीकेबल होता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, पार्शियल या टोटल लॉस, फर्स्ट केस में पार्शियल लॉस है, सेकंड केस में पार्शियल लॉस है, थर्ड केस में क्या है? टोटल लॉस। अंडरस्टूड? विलफुल नेग्लिजेंस तीनों जगह पे अलाउड है। अंडरस्टूड? ऑब्वियस है ना, तुम खुद से होकर करोगे तो थोड़ी कोई अलाउ करेगा, तो तीनों जगह पे आपका विलफुल लॉस जो है वो अलाउड नहीं। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? तो समरी पूरा समझ में आया? ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए काम आएगा, बिकॉज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे आपका इंपोर्टर बोल रहा है पिल्फरेज लगना चाहिए और असिस्टिंग ऑफिसर बोल रहा है कि डैमेज या डिस्ट्रक्शन लगना चाहिए, तो हु इज करेक्ट? तो वैसा करके आ सकता है, तो वहां पे अपने को डिसाइड करना रहता है कि इसके कंडीशंस क्या है, इसके कंडीशंस क्या है और केस सिनेरियो क्या है, तो देन वी हैव टू डिसाइड कि विच विल बी एप्लीकेबल इन द गिवन सिनेरियो। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट आता है डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ द गुड्स। सम गुड्स सर्व्स द मल्टीपल पर्पसेस एंड अट्रैक्ट द हायर ड्यूटी इन द नेचुरल फॉर्म, डीनेचरिंग मेक्स देम परमानेंटली अनफिट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई एक गुड्स मंगाया, ठीक है, बाहर से कोई केमिकल मंगाया या कोई चीज मंगाया जो मल्टीपल चीजों में यूज हो सकता है, वो केमिकल जो है वो एक्स चीज बनाने के लिए भी यूज हो सकता है, वाई चीज बनाने के लिए भी यूज हो सकता है, जेड चीज बनाने के लिए भी यूज हो सकता है, तो यूजेस अलग अलग है, तो इसके ड्यूटीज भी अलग अलग हो सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर चीज के मल्टीपल यूजेज है, तो वो एचएसएन कोड में जिसमें भी हाईएस्ट रेट ऑफ ड्यूटी रहता है ना, वो लगता है। समझ में आया? माई गुड्स इज गुड्स एम, ठीक है, मेरे पास जो गुड्स है वो गुड्स एम है। M can be used, M is imported, but M can be used for multiple things. M can be used for making product A, product B, product C, product D. ठीक है, तो इसमें जिसका भी हाईएस्ट रेट होता है ना, जनरली वो अप्लाई होता है। ठीक है, बट जो बंदा अपना जो इंपोर्टर है, माई इंपोर्टर जो है ना, वो इंपोर्टर स्पेसिफिकली वो बी के प्रोडक्शन के लिए यूज करने वाला है, जिसका ड्यूटी हम मान लेते हैं कि लोअर साइड पे है। सी का ड्यूटी ज्यादा होगा या डी का ड्यूटी ज्यादा होगा या ए का ड्यूटी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हायर रेट ऑफ ड्यूटी लग रहा है। क्यों? बिकॉज कस्टम्स बोल रहे हैं आज तुम बोल रहे हो बी के लिए होगा, कल उठ के अगर तुम ए और सी और डी बनाने के लिए यूज करोगे तो फिर करेक्ट है, तो वो क्या करते हैं, हाईएस्ट ड्यूटी आप लोगों से लेते हैं। बट अगर मेरा चीज कंफर्म है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ वो किसके लिए इंपोर्ट कर रही हूँ, बी के प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या करते हैं ना, तो इन दिस केस यहाँ पे हम डी नेचरिंग या म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स के लिए दिस इंपोर्टर कैन रिक्वेस्ट, मतलब वो क्या बोलेगा कि आप एक काम करो, आप ये जो मेरा केमिकल है ना या जो मेरा कंपाउंड है उसके अंदर आप कुछ ऐसा मिला दो जिसकी वजह से वो ए के लिए, ए बनाने के लिए अनफिट हो जाएगा, सी बनाने के लिए अनफिट हो जाएगा, डी बनाने के लिए अनफिट हो जाएगा। अब तो तसल्ली हो गई कि मैं इसको किसके लिए यूज कर रहा हूँ, बी के लिए, तो अब मेरे को सिर्फ बी का, समझा, ताकि मैं ड्यूटी बचा सकूं। जब मेरा यूज ही एक है तो मैं उसको बोलूंगी ठीक है मिक्स करना, क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए वो चीज एप्लीकेबल है बस। अंडरस्टूड? बट आप बोलोगे कि नहीं नहीं मेरे को ऐसा कुछ म्यूटिलेट नहीं करना है, खराब नहीं करना है, तो फिर आप हायर ड्यूटी पे करो, आप लेके जाओ, फिर आप किसके लिए भी यूज करो, कस्टम्स थोड़ी आपको कुछ बोलेगा। तो ऑप्शन अवेलेबल है, इंपोर्टर को चाहिए तो वो एक्सरसाइज कर सकता है टू लोअर द ड्यूटी इन दिस केस। समझ में आया? तो ये पार्ट आ गया। when applied, when the goods are capable of being used for multiple purposes and duty differs for each purpose, the owner may request the custom officer to denature or mutilate the goods before the assessment। समझ में आया कि आप उसमें जो भी आप मिक्सिंग मिक्सिंग कर दो, आपको जैसा लगता है वैसा आप कैरी आउट कर दो। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उतना ही ड्यूटी पे करेंगे जितना रिक्वायर्ड रहेगा, जैसा
समझ में आया? डीनेचरिंग का प्रोसेस, द गुड्स आर ट्रीटेड, मिक्स्ड और प्रोसेस्ड टू मेक देम परमानेंटली अनफिट फॉर द हायर ड्यूटी यूज। अंडरस्टूड? क्लियर है? ठीक है। अभी उसमें से फॉर एग्जांपल एडिंग मिथाइल अल्कोहल टू पोर्टेबल स्पिरिट, तो उससे क्या हो जाता है कि भाई वो आपका एक ही यूज के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी यूजेस के लिए नहीं होगा। अंडरस्टूड? सुपरवाइज्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। अभी फॉर एग्जांपल ए के लिए वो ए का रेट है 40% और बाकी तीनों का रेट है 10%, 10%, 10%। तो सिर्फ इसको अगर हम लोगों ने निकाल दिया रास्ते से तो बाकी तीन पे चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबका ड्यूटी रेट क्या था? 10%। समझ में आया? तो वो भी कर सकते हैं। Tax benefit. Duty is assessed at the lower rate applicable to the denatured form and therefore higher rate is not applicable as for the original goods. क्लासिक एग्जांपल अनडीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल जो है उसके ऊपर हाई ड्यूटी लगता है बिकॉज वो लिकर के लिए वगैरह यूज होता है। ठीक है। अब डीनेचर्ड स्पिरिट जो है प्लस मिथाइल अल्कोहल अगर उसके अंदर आप डाल दोगे तो लो ड्यूटी, बिकॉज वो अभी फिर से किसके लिए यूज होगा? इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज होगा, लिकर बनाने के लिए यूज नहीं हो सकता। समझ में आया? अब वो स्पिरिट्स रूल के हिसाब से आता है। ऐसे बाकी चीजें भी आप लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक मैंने देखे। क्लियर विद दिस पार्ट एवरीवन? यहाँ तक का समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट अपने को दिया है एग्जाम्शन वाला पार्ट। जाना है तुझे कि है तेरे पास? 5 मिनट में निकलना है। तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करके फिर बढ़ेंगे, 8:30 तक करते हैं। ठीक है। अंडरस्टूड? यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर अपन चालू। ठीक है, छोटा सा ही पार्ट बचा। चलो बाय एवरीवन।